गुड इवनिंग एंड वेलकम वन एंड ऑल। साथियों, स्वागत है आप सभी का एमयूए के इस नॉलेज शेयरिंग वेबिनार में। साथियों, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी हम आपके लिए एक खास प्रेजेंटेशन लेकर आए हैं। साथियों, हम में से कई लोगों को स्टूडेंट लाइफ में स्टडी करते हुए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। हम पढ़ते तो थे, लेकिन कुछ दिन बाद सब कुछ भूल जाते थे। पुढचा पाठ आणि मागचा सपाट अशी आपल्यापैकी अनेकांची स्थिती व्हायची। हम में से कई लोगों को आज भी नई चीजें सीखने, जैसे कि कोई नई लैंग्वेज या किसी का नाम, पता या नंबर याद रखने में तकलीफ होती है। कई स्टूडेंट को पढ़ाई करने में तकलीफ होती है क्योंकि वो चीजों को इफेक्टिवली रिमेम्बर और लर्न नहीं कर पाते। और कभी कभी फिर ऐसी फीलिंग भी आती है कि आई हैव अ वेरी बैड मेमोरी, क्योंकि हमें फिर चीजें याद नहीं रहती है। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देर इज नथिंग कॉल्ड गुड और बैड मेमोरी। द ओनली थिंग इज देर इज अ ट्रेंड और अनट्रेंड मेमोरी। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि हाउ टू रीड इफेक्टिवली, how to focus, how to study and organize the study material, how to recall actively and effectively, तो आज का ये सेशन आपके लिए है। साथियों, इट्स अवर ग्रेट प्लेजर एंड ऑनर दैट कि आज हमारे साथ एक ऐसे हस्ती जुड़ने जा रही है जो डॉक्टर है बाय प्रोफेशन और ऑथर भी है, जिन्होंने द रूल्स ऑफ मेमोरी किताब लिखी है। तो हमारे आज के स्पीकर के बारे में और अधिक जानने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एएमयूए के एक खास सदस्य को, जो पिछले कई सालों से एएम के एक्टिव कार्यकर्ता है और जिन्होंने आज के इस प्रेजेंटेशन का आयोजन किया है। तो साथियों, प्लीज वेलकम अ वेरी मल्टी टैलेंटेड, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी, अ डॉक्टर, म्यूजिशियन, अ वर्सेटाइल सिंगर, and at the top of all, a very noble and humble human being, and who is also a friend of today's speaker, a gem of person, Dr. Linesh Khobragade. So over to Dr. Linesh Khobragade. बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय दादा। वेलकम डॉक्टर लिनेश। थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन के नॉलेज शेयरिंग सीरीज में आप सभी का सहर्ष स्वागत। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर सप्ताह विभिन्न विषयों में से कोई विशेषज्ञ या एक्सपर्ट इस माध्यम में, इस मंच में आकर हम सभी के साथ अपना ज्ञान साझा करते हैं। दे शेयर देयर नॉलेज विद अस। और इसी श्रृंखला में एक नई कड़ी जुड़ने जा रही है। हमारे आज के विशेषज्ञ एक बहुत ही गुणी, प्रतिभाशाली व्यक्ति है, मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी, और उन्होंने बहुत ही आनंद से आज के कार्यक्रम में हमारे बच्चों को मार्गदर्शन करने की स्वीकृति दी है। हमारे आज के वक्ता है डॉक्टर अविनाश तुरणकर। Dr. Avinash Turankar is working as an associate professor pharmacology at Government Medical College, Nagpur, Maharashtra, India. He has done his MBBS and MD in pharmacology from the same, that is Government Medical College, Nagpur. He has deep interest in research and he is credited with 48 research papers in reputed national and international journals. He has keen interest in education and is involved in numerous activities, right from teaching to MBBS students, guiding to the MD, that is the postgraduate students, and he worked a lot in the area of education, the techniques involved in emotional intelligence, positive power posing, etc. Although he is from medical field, he has tremendous interest in sports, music, etc. And he worked a lot in sports psychology as well. In addition to his medical degree, he has completed his master's degree in psychological counseling. He authored a book titled as Rules of Memory, and today's talk is based on the techniques mentioned in this particular book. It's a great pleasure
for us that he consented to spare few moments with us and guide our aspiring kids how to do wonders in the life. I request Dr. Avinash to take charge. Dr. Avinash, please. ऑल राइट, गुड इवनिंग वन एंड ऑल, सभी को मेरा नमस्कार. फर्स्ट ऑफ ऑल ए बिग थैंक यू टू डॉक्टर लिनेश कोबरागड़े फॉर inviting me to give this particular talk on how to remember and learn effectively. I'm grateful to Ambedkar International Mission UAE for giving me this opportunity and platform to have a talk with you all guys on this particular topic. Thankful to Mr. Ajay Nagaraj as well for giving me the opportunity. I highly appreciate the knowledge sharing web series initiated by Ambedkar International Mission UAE. I have been told that there have been various talks arranged on various topics, and you are making the best of this lockdown and corona opportunity for enhancing your skills and enriching your knowledge. It is a wonderful effort on your part, and I congratulate all the organizer for this wonderful initiative. I will be talking as Mr. Ajay and Dr. Linesh has talked about how to remember and learn effectively. पढ़ाई कैसे की जाए, याद कैसे रखा जाए और लर्न कैसे किया जाए, इसके पीछे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल पर ये अपना बेस टॉक है, उसके लिए मतलब दिस इज बेस्ड अपॉन दी प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूरोसाइंस एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस इन लाइफ, what students require and what they should do in real life. So we begin this talk. This particular talk, as Dr. Linesh and Mr. Ajay has talked about, is based upon the fundamental principle put into my book, The Rules of Memory. And this particular book is available on Amazon, Flipkart and Google eBooks in the PDF format, and it is available in the print format in India only. So out of those 10 principles that I talked about the book, I have selected certain common principles that are applicable in all the situations. So it will be a talk based upon that. So today's talking points, I'll be touching upon this. A brief idea about what is memory. Memory क्या होती है, ब्रेन में कहाँ रहती है, लोकेटेड रहती है, कैसे फंक्शन करती है, एंड उसका वर्किंग कैसा होता है. ये एक थोड़ा ब्रीफ आइडिया देने के बाद, आई विल नॉट टॉक इन टू मच ऑफ डिटेल्स द टेक्निकलिटीज ऑफ दिस एनाटॉमी ऑफ द मेमोरी. देन द टॉपिक्स दैट आई विल बी टचिंग आर हाउ टू रीड प्रॉपरली, पढ़ा कैसे जाए, हाउ टू रीड द बुक्स, how to set objectives for reading or any learning effort, what is a focus, and more importantly what is a refocus. ये एक important concept है. I would be talking much on that particular aspect. How to organize the material, notes कैसे निकाले, उसे archive कैसे की जाए, और how to make the best use of organizing the material. Discussion, इसके बारे में शायद ही कोई बुक बोलता है कि डिस्कशन भी कोई एक टूल हो सकता है, एक प्रिंसिपल हो सकता है फॉर लर्निंग एंड एनहांसिंग योर मेमोरी. सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. सो आई विल बी टॉकिंग अपॉन दैट. रिकॉल, रिहर्स एंड हाउ टू रिवाइज द थिंग्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. उसके पीछे का साइंस क्या है, उसके पीछे की टेक्निक क्या है, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. देन हाउ टू अप्लाई नॉलेज, और इस पर्टिकुलर चीज का मेमोरी से क्या लेना देना है. एंड थिंग अबाउट निमोनिक्स. सो ये 7-8 चीजों के बारे में टच करूंगा. एंड दिस पर्टिकुलर टॉक शुड लास्ट अराउंड 40-45 मिनट्स. मीनवाइल यू कैन पोज योर क्वेश्चंस टू द मॉडरेटर्स, एंड इफ in between they can pose these questions to me and we can answer that as well. You are free to put your questions and we can have interactive session as well. All right, now we'll begin with the brief idea of memory. Technically the definition is it is the power and the process of reproducing, recalling what has been learnt and retained. हम जो सीखते हैं उसे हमारे ब्रेन में याद रखते हैं और उसे जब चाहे जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसका यूज हो वहां उसे रिकॉल कर सके. ये इसका डेफिनेशन है.
as everybody is aware what is the importance of memory. memory का हर field में importance होता है. There is no field in which there is no role of memory. आप नाम लीजिए उस particular field में उसका use है. So for example sports में उसका use है. Then if you are into professional field like medical engineering, वहाँ पे तो उसका बहुत ज़्यादा use है. Politics में भी उसका use है. If you are into some art field, वहाँ पे भी उसका use है. So there is no field in which there is no role of memory. So everywhere there is a role of memory, and in order to succeed in life, if memory is a power and it is a big asset in the personality, it will enhance your personality. So it is definitely very, very important in all the fields. And this particular talk is intended to the high school students and even the undergraduate students of any streams, and anybody else who would like to know the principles of memory and learning. So parents are also welcome to chip in and have a look into this. एक बात मैं क्लियर, जो रूल्स ऑफ मेमोरी है, मेमोरी के प्रिंसिपल्स है और लर्निंग के प्रिंसिपल्स है, उसमें काफी ओवरलैप है. दे आर quite similar to each other. They are not distinct from each other. So those rules are just the same. And this particular talk will talk about a different aspect, different approach towards enhancing your memory skills, not the conventional ones. I hope you must be aware of this thing कि पढ़ते रहो, then रट्टा मारो, उसको 10 बार पढ़ो तो आपको अच्छे से याद होगा. ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिफाई करने वाले प्रिंसिपल्स है. ये जो प्रिंसिपल्स है वो न्यूरोसाइंस के रिसर्च के ऊपर है और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, और हमको वो प्रिंसिपल्स, हमको जो मेमोरी का जो यूज है वो लाइफ लॉन्ग रहे और वो मेमोरी काफी हमारे काम में आए इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, और ज्यादा देर तक हमारे साथ वो मेमोरी रहे, वो काम की रहे, इसके लिए, नॉट फॉर एग्जाम्स ओनली. सो दिस पर्टिकुलर टॉक इज बेस्ड ऑन दोज प्रिंसिपल. एंड हम लोग जो है वो प्राइमरीली क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ मेमोरी के ऊपर बात करेंगे, ना कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में, कि कितने बार पढ़ने से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि एक रीडिंग में हम लोग कितना ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सो ये प्रिंसिपल उसके, तो हमको इन ऑल कम बार पढ़ना पड़े. सो इट इज मोर अबाउट साइंस ऑफ लर्निंग, साइंस ऑफ मेमोरी एंड द न्यूरो साइंस ऑफ मेमोरी. ऑलराइट, एंड a brief idea, I'll spare some few moments on this anatomy and structure of the. काफी लोगों को इस स्ट्रक्चर के बारे में ऑलरेडी आइडिया होगी. दिस इज व्हाट यू सी इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन. ये ऊपर का पोर्शन है जो है वो उसको सेरेब्रम कहते हैं. डोंट गो इनटू द इंट्रिकेसीज ऑफ दिस स्ट्रक्चर. यहाँ मुझे ये बताना है कि ये अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन है सेरेब्रम, यहाँ सेरेबेलम है जो बैलेंस से रिलेटेड है, और ये लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन है, मिड ब्रेन और लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन है. यहाँ ये दो चीजें लिखी हुई है, हिपोकैम्पस एंड एमिग्डाला. ये पर्टिकुलरली दो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है हमारे ब्रेन में जो हमारे इमोशन से रिलेटेड है. हमारी मेमोरी का इमोशन से काफी लेना देना है. सो इसलिए मैंने पर्टिकुलर डायग्राम बताया कि कोई भी मेमोरी अच्छे से याद तब होती है जब हमारा इमोशंस उससे अटैच्ड हो. सो वो जोन काफी इंपॉर्टेंट है. तो हमको मेमोरी किसी चीज को याद करने में, लर्न करने में ये कॉन्शियसली एफर्ट करने चाहिए कि उसका कोई इमोशन से अटैचमेंट हो. ओके, यहाँ पर होती कहाँ है, कहाँ लोकेटेड होती है? जैसे हमारे कंप्यूटर्स में होती है, कोई हार्ड डिस्क होती है या फिर रैम होता है. यहाँ ब्रेन में कहाँ होता है? ब्रेन में देयर इज नो पर्टिकुलर लोकेशन. डिफ्यूज ब्रेन, पूरा ब्रेन हमारा मेमोरी के लिए इस्तेमाल होता है. हम लोग जो इंफॉर्मेशन आती है उसे प्रोसेस करते हैं एंड देन इट इज डिफ्यूज टू एंटायर ब्रेन. और हमारी मेमोरी में मिस्ट्री ये है और उसका वंडर ये है कि हमारी मेमोरी लाइफ टाइम की होती है. कंप्यूटर के जैसे हमको उसको फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लाइफ टाइम की होती है. इट इज सच ए अमेजिंग apparatus that all human beings have. राइट, थोड़ा सा और इसके बारे में बताओ कि इस मेमोरी के बारे में और कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में एक सिमिलरिटी है कि यहाँ आप लेफ्ट साइड में देखोगे देयर इज इनकमिंग इंफॉर्मेशन इज कमिंग थ्रू वेरियस सेंसेशंस लाइक ऑडियो सेंसेशन, विजुअल सेंसेशन से इंफॉर्मेशन आती है एंड देन इट गोज टू शॉर्ट टर्म मेमोरी. जैसे कंप्यूटर में रैम होता है वैसे हमारे ब्रेन में भी रैम होता है. उसके लिए पर्टिकुलर एक लोकेशन भी होता है, मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा, बट देयर इज अ रैम इन आवर ब्रेन आल्सो. वहां इंफॉर्मेशन स्टोर होती है एंड देन इट इज प्रोसेस्ड और
रिहर्स करके करके हम लोग उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देते हैं और वो रोम हो जाती है और लाइक दैट। और ये उसका लॉन्ग टर्म मेमोरी का होना हमारे हाथ में होता है कि हम उसको कितने बार और कितने इफेक्टिवली रिहर्स करते हैं, उसको उसका कितना मीनिंग हम समझते हैं, कितना कंसेप्ट उसका अंडरस्टैंड करते हैं, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो जितने ज्यादा बार हम उसे रिहर्स करेंगे इन ए क्वालिटेटिव फैशन, रिहर्स करना है रट्टा मारना नहीं, उसको अंडरस्टैंड करके, ग्रास्प करके, असिमिलेट करके, डाइजेस्ट करके उसको प्रॉपरली लोकेट करना, ये हमारे कॉन्शियसनेस का पार्ट, हमारे डिसीजन, हमारे चॉइस में होता है। इसका जो लेफ्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट, कि इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो हमारे हाथ में ना हो, आने वाला साउंड, आने वाली विजुअल, ये शायद हमारे हाथ में ना हो, लेकिन उस आने वाली इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं ये हमारे हाथ में होता है। और उससे डिसाइड होता है कि हम कितना याद रखते हैं, कितने दिन के लिए याद रखते हैं और कितना सीखते हैं। तो ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये आगे चल के डिस्कशन में आने वाला है, इसलिए मैंने ये डायग्राम यहाँ पर दिखाई। एंड पर्टिकुलरली जो रिहर्सल और रिकॉल वाला चैप्टर आएगा उसमें आएगी। The point to stress over here is that there is a similarity between the computer working and the human brain, and it is by and large working on the same principle, but our brain is much more effective than any computer in the world, so that is for sure. Now coming टॉपिक, हाउ टू रीड प्रॉपरली। कई बार हमको इंस्ट्रक्शन दी जाती, पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो, वगैरह वगैरह, और हम भी डिसाइड करते हैं कि मैं आज तो 2 घंटा पढ़ूंगा, वगैरह वगैरह। बट अगर हम उसको तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो वो हमको इंफॉर्मेशन ग्रास्प भी नहीं होगी और वो हमको याद भी नहीं होगा और हम सीखेंगे भी नहीं। तो इसके बारे में व्हाट आर द जनरल रूल्स। एक तो ये है कि रीड, हम कोई भी चीज जब पढ़ते हैं उसकी रीडिंग की स्पीड काफी इंपॉर्टेंट होती है। बाय एंड लार्ज ह्यूमन बींग्स की एवरेज जो रीडिंग स्पीड होती है वो होती है 2 से 3 पेजेस पर मिनट, या फिर 200 to 300 वर्ड्स पर मिनट। ये इधर उधर हो सकती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि इतनी एवरेज स्पीड होती है। बट अगर हम हमारी जो स्पीड है उससे थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हमारा ग्रास्पिंग अच्छा होता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है। तो हमने कॉन्शियस कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग थोड़ा ज्यादा स्पीड से पढ़ें। सो हम कैसा कर सकते हैं, हम जो रूटीनली पढ़ते हैं वो हम लोग एक एक वर्ड करके उसको पढ़ते हैं। अगर हम धीरे धीरे ये आदत लगा ले खुद को कि 3-4 वर्ड्स को एक गल्प में ले ले, एक हिस्से में उसको पकड़ ले, तो हमारी स्पीड बढ़ती है और ग्रास्पिंग भी अच्छा होता है। तो ये थोड़ा एक प्रिंसिपल है कि अगर आप उसको बल्क में पढ़ेंगे, ज्यादा शब्द एक अटेम्प्ट में पढ़ेंगे, तो उसका मीनिंग अच्छे से कन्वे होता है, हमारी स्पीड भी बढ़ती है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि थोड़ा स्पीड जितनी भी हमारी है उससे थोड़ी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। एक ये बात, हम लोग वट एवर किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, कोई भी बुक पढ़ रहे हो, तो कुछ प्रिंसिपल्स हमको मालूम चाहिए। जैसे मैंने लिखा है कि 1 आइडिया पर पैराग्राफ, किसी भी पैराग्राफ में, कोई टेक्निकल बुक हो, नॉन टेक्निकल बुक हो, एक पैराग्राफ के अंदर में एक सेंट्रल आइडिया होती है। हमको पकड़ना होता है कि वो आइडिया क्या है। हमको अगर दिख जाए कि ये पर्टिकुलर आइडिया है तो उसे मार्क करें या उसको नोट डाउन करें। तो अगर हम उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को वो कीवर्ड से याद रखेंगे तो हमको तब वो पैराग्राफ के अराउंड की जो इंफॉर्मेशन है वो याद रहेगी। ऑलराइट, सो दैट इज सेकंड प्रिंसिपल ऑफ रीडिंग। तो हमने ये ध्यान देना है। सेकंड इज, कई बार बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में या हेल्प बुक्स में यूल सी कि टेक्स्ट के बाजू में डायग्राम्स होती है और यूजुअली देयर इज अ टेंडेंसी वी डू इग्नोर दोस डायग्राम, हम देखते ही नहीं उसके अंदर क्या है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अ डायग्राम। हम लोग जब भी हम पढ़ते रहते तो साइड बाय साइड डायग्राम को हमने फॉलो करना चाहिए कि वो उसका कोरिलेशन क्या हो रहा है डायग्राम के अंदर। ए डायग्राम इज बेटर देन लॉट मेनी नंबर ऑफ वर्ड्स। कई बार वर्ड्स घोष जैसे होते हैं, उसको मीनिंग नहीं होता, लेकिन हम लोग डायग्राम को समझ ले तो कंसेप्ट आसानी से समझ में आता है। एंड वो डायग्राम अगर हम अच्छे से समझ ले तो हमको हमारी रीडिंग की स्पीड भी बढ़ती है और वो अंडरस्टैंड भी अच्छे से होता है। तो डायग्राम को इग्नोर ना करें एंड उसको टेक्स्ट के साथ में कोरिलेट करके पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन चौथी चीज है कि कई बार डायग्राम नहीं होते लेकिन फ्लो चार्ट्स होते हैं, एक कंसेप्ट का दूसरा कंसेप्ट आता है और वो कनेक्टेड होता है, उसको भी हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट टू इग्नोर दैट। उन्होंने काफी सारा टेक्स्ट का मटेरियल जो होता है उस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट में कंसाइज करके डाला होता है काफी मेहनत से। If we focus on that, then it is very easy for us to grasp that particular concept. So flow chart के ऊपर फोकस करना बहुत
चार्ट का के बारे में मैं एक्सटेंशन में बताता हूँ, वो जो बात आगे भी मैं बताऊंगा ऑर्गेनाइजिंग द मटेरियल में, कि जब हम पढ़ते हैं तो कई बार किसी बुक में फ्लो चार्ट अगर नहीं है तो हम हमारा खुद का बना सकते हैं। तो हम हमारे आइडियाज को लिख के उसे सर्कल करके उसे स्क्वायर करके एक कंसेप्ट में कर सकते हैं, एंड देन और एक कोई कंसेप्ट आता है उसे भी लिखते हैं, उसे भी ड्रॉ करते हैं, एंड देन वी ट्राई टू कनेक्ट, तो वो पूरा एक पिक्चर बन जाता है। सो अलग अलग आइडियाज, अलग अलग कंसेप्ट बनते 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 एक ट्री बन जाता है, और इसे टेक्निकल भाषा में माइंड मैपिंग कहते हैं। तो हम लोग अगर उस कंसेप्ट को जोड़ते जाएंगे तो पूरा कंसेप्ट हमारे सामने क्लियर होता है। एंड ये माइंड मैपिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग नोट्स लेते हैं, वो फ्लो चार्ट अगर नहीं है तो बनाने की कोशिश करें, अगर वो सब्जेक्ट डिमांड करता है। पर्टिकुलरली साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हो गए, तो यहाँ पर वो काम में आ सकता है। मेडिकल में तो इसका काफी यूज हो सकता है कि आइडियाज कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ऑलराइट, इसके आगे के इंस्ट्रक्शन जो है ये थोड़ा सा हायर लर्निंग के लिए है। मैं थोड़ा सा रैपिडली इससे जाऊंगा, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स। पर्टिकुलरली जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं 12th के बाद के जो होते हैं किसी भी इसमें, वहां पे रेफरेंसेस बुक्स होते हैं। एक कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक नहीं होता, यू हैव मोर देन वन बुक्स। तो वहाँ इतनी सारी बुक्स हम पढ़ नहीं सकते। तो उस वक्त ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम कम से कम मेहनत में, कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज कैसा ले सारे बुक्स का। तो हम कैसा कर सकते हैं कि किताब को ज्यादा ना पढ़ते हुए, कम से कम पढ़ते हुए भी वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हाउ टू डू दिस? आप किसी भी किताब का प्रीफेस पढ़ेंगे तो वहां एक आइडिया हो जाती है कि उस किताब के अंदर क्या है, उसकी किताब के अंदर क्या दिया है, किस तरीके से दिया है, उसमें नया क्या है, वो सब वो प्रीफेस में होता है। और ऑथर का इंटेंशन क्या है उस पर्टिकुलर बुक के बारे में वो क्लियर हो जाता है। तो आपको पहले देख दो पेजेस में प्रीफेस की आइडिया आ जाती है कि अंदर मुझे देखना क्या है, उस किताब की पार्श्वभूमि क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो भी क्लियर हो जाता है। और कई बार ये भी इंस्ट्रक्शन होती है कि इस किताब में इस किताब को ऐसे पढ़े, इसका ऐसा नोट्स ले, इसमें ये पर्टिकुलर चीजें बोल्ड में लिखी वगैरह वगैरह। सो ये हमारा आगे का समय बचाता है और हमको एक डायरेक्शन देता है कि इस पर्टिकुलर किताब को कैसे पढ़े। सो ये बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल किताबों में ये भी होता है कि कई बार उस बुक के अंदर में रेफरेंसेस होते हैं, साल के हिसाब से लिखे होते हैं, 2011, 2012, 2018 वगैरह वगैरह। तो अगर हमको बहुत बड़ी किताब बहुत कम समय में पढ़नी है तो हम सीधा जो रिसेंट है उसके ऊपर जाके स्टिक कर सकते हैं। बनस्पति इसकी कि हम पूरा के पूरा किताब पढ़े। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सीधा देख लूंगा कि 2018 में क्या रिसर्च आया, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में क्या आया, तो वो 2018 का पॉइंट देख के मुझे सीधा समझ में आता है कि यहाँ पे ये नया हुआ है। आई नीड नॉट गो इनटू द एंटायर डिटेल्स। ये जो लास्ट 2 इंस्ट्रक्शन है ये स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है, ये हायर लर्निंग के लिए जो अंडर ग्रेजुएट या प्रोफेशनल कोर्सेज में होंगे, इवन पीएचडी उसके लिए। सो आपके लिए ये पर्टिकुलरली स्कूल चिल्ड्रन के लिए ये है कि आप रीडिंग की स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें। ये याद रखें कि एक आइडिया एक पैराग्राफ में होती है, डायग्राम्स को इग्नोर ना करें, उसको उसकी हेल्प ले, वो अड़ंगा नहीं होते, वो हेल्प होते हैं। और फ्लो चार्ट्स के ऊपर ध्यान दें और किसी फ्लो चार्ट बनाने की भी कोशिश करें जो माइंड मैप का काम करे। ऑलराइट, ये पहला प्रिंसिपल हो गया। देन विल स्विच ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी एंड लर्निंग, एंड ये प्रिंसिपल है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीडिंग। किसी भी लर्निंग एफर्ट के पहले हमको ये जरूरी होता है कि हम ये जाने कि हम ये क्यों कर रहे हैं। लाइफ के किसी भी इन एनी वॉक ऑफ लाइफ इट इज वेरी इसेंशियल टू नो व्हाई आर वी डूइंग दिस थिंग। वी शुड हैव ए डेफिनेट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्टिव और गोल। अगर हमको मालूम नहीं है हमें जाना कहाँ है तो हम डायरेक्शनलेस हो जाएंगे और शुरू कहीं और करेंगे और जाकर कहीं और पहुंचेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट योर गोल्स। सो सेटिंग गोल्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन लर्निंग एज वेल एज रीडिंग। तो ये बहुत जरूरी है। एक पहला प्रिंसिपल है पर्पसिव रीडिंग। हम कोई भी चीज जब पढ़ते हैं तो हमको ये आइडिया चाहिए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं। इज इट फॉर गिविंग एग्जाम, इज इट फॉर अंडरस्टैंडिंग, इज इट फॉर जस्ट गिविंग अ ब्रश अप, इज इट फॉर रिविजन, इज इट फॉर गिविंग ए वाइवा और इंटरव्यू, एम आई प्रिपेयरिंग फॉर सम काइंड ऑफ ए स्पीच, क्या मैं किसी स्पीच के लिए तैयारी कर रहा हूं। ये मुझे क्लियर चाहिए कि मैं चीज, या ये नॉवेल है मैं एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहा हूं। तो जो भी हम कर रहे हैं उसका पर्पस हमें मालूम चाहिए। अगर एक ही किताब, एक ही चैप्टर हम बार बार पढ़ रहे हैं, मतलब दूसरी बार तीसरी बार पढ़ रहे हैं, तो हर बार उसका पर्पस भी डिफरेंट होता है। पहली बार अंडरस्टैंडिंग के लिए, ब्रशिंग के लिए, दूसरी बार कर रहे हैं तो कुछ डिफिकल्टी सॉल्व करने के लिए, तीसरी बार कर रहे हैं तो रिविजन के लिए कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। सो इट डिपेंड्स। तो ये जरूरी है कि हमारा पर्पस सबकॉन्शियसली
इट इज बेटर दैट कि हम कहीं पे लिखें कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूं। अगर नहीं कर सके तो सबकॉन्शियसली खुद को ये बताए कि मैं इसके लिए पढ़ रहा हूं। ओके, सो ये जरूरी है कि हमको ये मालूम चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ यूज होने वाली है और कब यूज होने वाली है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक तरीका है ये किसी भी गोल को किसी भी ऑब्जेक्टिव को किस तरह से सेट करें, इसे स्मार्ट कहते हैं मैनेजमेंट के लैंग्वेज में, और ये काफी यूज होता है मैनेजमेंट में। यहां पर भी ये एप्लीकेबल होता है कि कोई भी गोल अच्छा कब होता है, जबकि वो स्मार्ट होता है। तो स्मार्ट एक्रोनिम क्या है, इसके बारे में मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। All right. As you can see, this is a smart criteria for setting any ideal goal or good goal. यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तो मेमोरी के एफर्ट के लिए, रीडिंग के लिए कर रहे हैं, कोई भी लर्निंग एफर्ट के लिए हम लोग गोल सेट कर रहे हैं। ये लर्निंग एफर्ट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यूट्यूब पे कोई एक लर्निंग वीडियो देख रहे हैं, तब भी आपको ये मालूम चाहिए कि मैं क्यों देख रहा हूं, उसके अंदर मुझे क्या चाहिए। तो हम ये व्हाट इज दैट स्मार्ट एक्रोनिम स्टैंड फॉर, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। हम जो भी गोल सेट कर रहे हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। M स्टैंड्स फॉर मेजरेबल। तो जो भी हम कर रहे हैं वो मेजरेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये आधे घंटे के लिए मैं ये 10 पेजेस पढ़ने वाला हूँ, 5 पैराग्राफ पढ़ने वाला हूँ, या मैं 10 मिनट्स के लिए डिस्कशन करने वाला हूँ। जो भी है वो मेजरेबल होना चाहिए, क्वांटिटी में मेजर होना चाहिए। देन अचीवेबल होना चाहिए। अचीवेबल ये पर्सन स्पेसिफिक है, इंडिविजुअल के लिए। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट हो सकता है, उसके लिए अचीवेबल की रेंज बहुत बड़ी होगी, कोई एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए कम होगी, लेकिन हर किसी के लिए अपनी एक रेंज होती है, अपनी एक उसके अपने पर्सनल टैलेंट और मेरिट के हिसाब से। तो हमको मालूम है कि मेरी रेंज कहाँ तक है, तो मेरे अचीवेबल रेंज में वो आ रहा है क्या। तो हर किसी ने वो एफर्ट करने चाहिए जो बहुत सिंपल भी ना हो और बहुत कठिन भी ना हो। तो मुझे अचीवेबल वो रेंज में अपने आप को सेट करना है। ये डिफरेंट है। कोई बंदा या कोई इंडिविजुअल है वो 10 पेजेस पढ़ सकता है विद इन स्पैन ऑफ 10-15 मिनट्स। किसी को कम पेजेस हो सकते हैं। इट डिपेंड्स, वो आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके हिसाब से हमको सेट करना है। देन R स्टैंड्स फॉर रिलेवेंट। ये जो भी एफर्ट हम कर रहे वाले हैं ये हमारे लार्जर गोल से, लार्जर ऑब्जेक्टिव से मेल खा रहा है कि हमको देखना जरूरी है। हम लोग पढ़ रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, ये किस चीज के लिए? हमारा लार्जर गोल क्या है? मुझे मेडिकल में जाना है, मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, मुझे स्पोर्ट्स पे परफॉर्म करना है, मुझे अच्छा स्पीकर होना है। ये जो भी मेरा लार्जर गोल है, इसके दृष्टिकोण से क्या ये मेरा अभी का जो प्रेजेंट टेंस में का गोल है वो रिलेवेंट है? अगर वो रिलेवेंट नहीं है तो नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बड़ा होकर न्यूज रीडर बनना है तो मैं न्यूज रीड करूंगा, तो ये मेरे लिए रिलेवेंट है। लेकिन अगर कोई बच्चा मेडिकल या किसी और प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहा है तो न्यूज रीड करना उसके लिए रिलेवेंट नहीं है। तो ये आपके लार्जर गोल के ऊपर डिपेंड करता है कि ये आपका पर्टिकुलर गोल रिलेवेंट है या नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन दैट। ऑलराइट, अगर आप से फॉर एग्जांपल आर्टिस्ट टाइप के गोल्स रखे है, आपको मूवीज बनाने में इंटरेस्ट है, आपको लाइक दैट, तो मूवी देखना आपके लिए रिलेवेंट हो सकता है। लेकिन वेराज दूसरे प्रोफेशनल कोर्स के लिए जो तैयारी कर रहा है वो बच्चे के लिए वो एक वेस्टेज ऑफ टाइम भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आपको लार्जर गोल में क्या करना है। एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम। मुझे वो पर्टिकुलर चीज कितने टाइम में करनी है। ये पांचों चीजें जब हो जाती है SMART, तब ये गोल कंप्लीट होता है। तो हर गोल अच्छा कब होता है? जब वो स्मार्ट हो। अब मैं एग्जांपल देता हूं पढ़ाई से रिलेटेड। एक फॉर एग्जांपल, ये बहुत ही कॉमन प्लेस एग्जांपल है। ये घर में देखा जाता है और ये इट इज कॉमन प्लेस विद मोस्ट ऑफ अस कि आई विल स्टडी हार्ड टुडे। मैं अगला एक हफ्ता बहुत पढ़ाई करने वाला हूं। मैं बहुत जोर शोर से पढ़ाई करके कुछ भी करके अच्छे मार्क्स लूंगा। ये सब नॉन स्पेसिफिक। इट इज नॉट ए गुड ऑब्जेक्टिव एट ऑल। क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्मार्ट नहीं है। लेकिन मैं अगर इसी गोल को अलग तरीके से लिखता हूं, स्टेट करता हूं और अपने आप को कमिट करता हूं, तो ये गोल फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है। ये एग्जांपल के लिए, हर किसी के लिए नहीं है, आपके लिए दूसरा भी है। आई विल रीड 5 पेजेस ऑफ इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स टेक्स्ट बुक, will discuss with my parents or teachers or colleagues and will list out 5 difficult words or 5 difficult equations till evening। इसमें सब चीजें आ गई। स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, अचीवेबल है, रिलेवेंट है एंड टाइम स्पेसिफिक भी है।
तो जैसे कि मैंने पहले बोला, ये आपके लिए जरूरी नहीं कि स्मार्ट हो, ये किसी और के लिए, आपके लिए वो कुछ डिफरेंट हो सकता है। यू कैन फ्रेम प्रैक्टिस मेकिंग द स्मार्ट गोल्स ऑन योर ओन। तो आपके अपने चीजों के लिए जो रिलेवेंट है आप ऐसा कर सकते हैं, बट ये जरूरी है कि आप अपना गोल सेट करें अपने किसी भी लर्निंग एफर्ट के लिए जिसमें रीडिंग भी शामिल है। तो ये हो गया दो प्रिंसिपल जिसमें आपने बात की कि रीडिंग कैसे करें, हाउ टू रीड एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स। देन हमने उसके बाद देखा कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स व्हाइल रीडिंग एंड हाउ टू सेट द गोल्स, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और इस पर्टिकुलर रेफरेंस में स्टडीज के वो कैसे क्या कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है फोकस, फोकस एंड रीफोकस। फोकस जिसे वी कैन से कंसंट्रेशन आल्सो। ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसका फोकस कभी भी कंसिस्टेंट और एक चीज पे नहीं होता है। ह्यूमन माइंड इज ऑलवेज वरिंग, वो एक चीज पे टिका हुआ होता ही नहीं है, वो थोड़े थोड़े टाइम में शिफ्ट होता है। तो जैसा कि बोलते कि मन चंचल होता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं, ये ऐसा ही होता है। बट ये हमारे हाथ में है कि ये कंसंट्रेशन किस डायरेक्शन में जाए, हम उसे किस डायरेक्शन में मोड़े, ये हमारे हाथ में होता है। ये फोकस और रीफोकस करके हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो बोलने यहाँ पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि फोकस जो होता है फिक्स नहीं होता है, ये डायनेमिक होता है, ये चेंजेबल है, ये वक्त के साथ साथ चेंज होता है। और हमको उसे, अगर हम उसे अच्छी तरह से मॉनिटर करें और डायरेक्ट करें तो ये हमारे काम का भी हो सकता है। चंचल मन जिसकी कोई दिशा नहीं वो नुकसानकारक होता है, लेकिन चंचल मन एक ही डायरेक्शन में, एक ही लाइन में, एक ही गोल की तरफ जा रहा है तो हमारे काम का होता है। हम उसी के बारे में बात करेंगे कि हाउ टू डू इट एक्चुअली इन रियल लाइफ। राइट, जैसे कि मैंने बताया कि इट इज फोकस इज ऑलवेज ए शिफ्टिंग थिंग। एंड एक पाया गया है रिसर्च में कि हम लोग एक चीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कितना ध्यान से दे सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज 2 मिनट से 15-20 मिनट तक हम एक चीज पे ध्यान दे सकते हैं, एंड देयर आफ्टर द फोकस और कंसंट्रेशन ड्रॉप्स। ये क्यों होता है? उसकी दो वजह होती है। देयर आर 2 रीजंस। एक तो ये है कि जो हमने सोचा है, जो ऑब्जेक्टिव उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए सोच के रखा था वो हो गया एंड देयर इज नथिंग एल्स नाउ, या फिर वो नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हेल्पलेसनेस वो ड्रॉप हो गया। तो अब उसे करने के लिए कुछ नहीं, तो वो ड्रॉप हो जाता है। ऑलराइट, तो ये ड्रॉप होने के बाद अगर हम उसको फिर से रीफोकस करते हैं और फिर से नया एक गोल से ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो वो फिर उसी दिशा में काम करता है और आगे चलता है। ऑलराइट, तो ये पाया गया है कि इस तरह से फोकस रीफोकस हम लोग कर सकते हैं एंड देन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे सकते हैं। ऑलराइट, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कंटेक्स्ट में ये रीफोकस काफी इंपॉर्टेंट है। एक चीज एक फोकस करने के बाद, एक ऑब्जेक्टिव सेट होने के बाद हम फिर से रीफोकस करें, हमारे गोल को, ऑब्जेक्टिव को फिर से रीसेट करें एंड देन गो ऑन, देन कॉन्शियसली आफ्टर 7 to 10 मिनट्स वंस अगेन रीअसेस कि हम कहां तक आए और आगे कहां जाना है, एंड देन गो ऑन। ये आपने कई बार देखा होगा, स्पोर्ट्स में इसका काफी इस्तेमाल होता है। आप देखेंगे जो बड़े एक्सपर्ट और टैलेंटेड बैट्समैन होते हैं, जैसे कि हमारे जमाने में सचिन तेंदुलकर थे या विराट कोहली है, ये लोग कॉन्शियसली अपने आप को रीफोकस करते हैं। वो 5-10 मिनट पिच पर रहते हैं एंड देन वंस अगेन वो पूरी सिचुएशन को रीअसेस करके अपने फिर से गोल सेट करते हैं, अगले 5-10 मिनट के लिए करते हैं, फिर अगले 5-10 मिनट के लिए करते हैं। ये हो सब 5-10 मिनट का टाइम होता है या फिर वो 5 ओवर का होता है, एंड देन गो ऑन सेटिंग देयर गोल्स एंड फोकस ऑन दी नेक्स्ट थिंग्स। ऐसा करने में उनका स्कोर बढ़ता है और लार्जर जो उनका होता है कि उनको सेंचुरी बनानी है, मैच जीतनी है, वो हो जाता है। ये सेम प्रिंसिपल पढ़ाई में, स्टडी में भी अप्लाई होता है। ऑलराइट, तो हम जैसे पढ़ने, वी आर रीडिंग और वी आर अटेंडिंग ए लेक्चर, या हम लोग यूट्यूब का कोई लर्निंग मटेरियल अटेंड कर रहे हैं, तो एवरी 7 मिनट्स आप अपने आप पे ध्यान रखिए, देयर इज अ ड्रॉप। तो अगले 7 मिनट क्या होने जा रहा है, हमको इस पर्टिकुलर सेशन में से क्या लेना है, कैसे नोट्स निकालने हैं, कुछ क्वेश्चंस हमको फ्रेम करने हैं क्या, वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह से हम करते हैं तो हम लोग हमारा जो फोकस है उसे प्रॉपर ड्राइव देके उसे आगे बढ़ा सकते हैं। सो द पॉइंट हियर इज रीफोकस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इसके बारे में काफी कम बात होती है। दैट्स व्हाई मैं इसे काफी स्ट्रेस कर रहा हूँ। रीफोकस इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन फोकस। आप लोग, मतलब किसी भी स्टूडेंट को ये एक्सपीरियंस होगा कि सारे लोग बोलते कि फोकस
कॉन्सेंट्रेट किए, बट ये करते वक्त करना क्या है ये कोई नहीं बताता. So it is very important how to monitor yourself, how to manage, how to adjust yourself while focusing. तो ये important principle है, और ये याद रखने के लिए मैंने एक एक्रोनिम बनाया है, you can focus on that. ये हमेशा याद करने के लिए कि आप कोई भी लर्निंग एफर्ट कर रहे हो, मतलब ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या पढ़ाई से रिलेटेड हो, एक एक्रोनिम बनाया है 7 + 3 = 10. यहाँ 7 है वो एक रिप्रेजेंट करता है टाइम. 7 मिनट्स तक हम एक फोकस रख सकते हैं. इट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि 7 शार्प. ये हो सकता है कि 2 मिनट से लेके 20 मिनट तक चले. सो लेकिन एक लिमिटेड टाइम है 7 मिनट्स एवरेज. उस दौरान हमारा एक फोकस चलता है. उस दौरान हम कितनी चीजों पे फोकस कर सकते हैं? ये रिसर्च से पाया गया है कि हम 3 चीजों पे फोकस कर सकते हैं. उसमें पहली चीज जो होती है प्राइमरी, वो मेन होती है. सेकेंडरी और टर्शियरी, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की हम ज्यादा नहीं दे सकते. जैसे कि हम लोग आपके पेरेंट्स या जो बड़े हैं वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हम जब ड्राइव कर रहे हैं तो हम लोग मोबाइल पे ध्यान नहीं दे सकते. तो एक टाइम एक ही चीज पे फोकस कर सकते हैं. अगर हम उधर ध्यान डाइवर्ट करेंगे मोबाइल पर, तो हमारे यहाँ से फोकस हटने का चांस पूरा होता है. तो ये एक प्रिंसिपल है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा 3 चीजों पे ध्यान दे सकते हैं, लेकिन प्राइमरीली एक ही चीज पे ध्यान दे सकते हैं. तो 7 मिनट, 3 ऑब्जेक्टिव, ये मिला के होता है 10. तो 10 नंबर जो होता है वो एक आर्बिट्ररी क्रेडिट स्कोर है कि मेरा एक 7 मिनट के एफर्ट के बाद मैंने कुछ एक कमाया है, कुछ एक स्कोर किया है. वो स्कोर है 10. वो हो सकता है कि मुझे 10 के बजाय 7-8 स्कोर हो, या फिर हो सकता है कि 15 से 20 हो, लेकिन ये आर्बिट्ररी फिगर है और मैं मेंटली अपने आप को दे रहा हूं. एवरी 7 मिनट्स मैंने 10 स्कोर किया, फिर मैंने अपने आप को और 7 मिनट के बाद और 10 का स्कोर दिया. स्कोर करते 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 ये स्कोर आई ट्राई टू गेट इट ए सेंचुरी, 100 तक कोशिश करूंगा एंड अबव ऑल. तो ये एक एक्रोनिम है जो हमें याद दिलाता है कि हमको रीफोकस करते जाना है, टाइम एंड अगेन कॉन्शियसली करना है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा जा सकते हैं. ये एंडलेस प्रोसेस नहीं होती है. यूजुअली स्टडी में हम ज्यादा से ज्यादा एक 40 से 45 मिनट तक कर सकते हैं. उसके बाद में एक बड़ा ड्रॉप आता है, वहां पे हमें ब्रेक लेना है. तो हमको कंटिन्यूसली भी कोई चीज करनी नहीं है. जहां हमारा पूरा फटीग हो जाए, हम थक जाए, और उसके बाद जहां हमको लगता है कि यार इसके बाद हम फोकस नहीं कर पाते और हमारे पास चॉइस है, टेक अ ब्रेक, तो हम लोग कोई दूसरी एक रिफ्रेशिंग एक्टिविटी लेके अपने आप को फिर से रिचार्ज करके आ सकते हैं. देन वंस अगेन एवरीथिंग कैन बी स्टार्टेड. तो आप डायग्राम भी देख सकते हैं. ये एक मेंटल अपने आप को रीइंफोर्स करने वाली बात है. 7 + 3 = 10. गो ऑन एडिंग ईच स्टेप. तो अपना स्कोर बढ़ाते जाइए और खुद को क्रेडिट स्कोर देते जाएंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है इन वन लाइन. राइट. ये पर्टिकुलर चीज जितनी इंपॉर्टेंट पढ़ाई के लिए उतनी स्पोर्ट्स के लिए भी है. अगर आप में से कुछ लोग स्पोर्ट्स पे इंटरेस्टेड हो, किसी भी स्पोर्ट्स में, बैडमिंटन हो या फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, तो वहां पे हर इवन इफ बॉलर, बैट्समैन, व्हाटएवर, तो ये एक बैचेस में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको रीफोकस करके करेंगे तो आपको उसमें भी डेफिनेटली सफलता मिलेगी और सक्सेस मिलेगा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, फोकस एंड रीफोकस. ऑलराइट. तो अभी तक हम लोगों ने रीडिंग के बारे में बात की, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में बात की. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द objectives, how to set, what is a smart goal. We also talked about a very important concept of focus and refocus. Then we'll talk about organizing the learning process. Meanwhile, if I can interrupt, if anybody is having anything to interact or कोई question हो तो हम ले सकते हैं, or else I can move on. अब तक तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आया है. Alright, no issues. ठीक है. आप, if suppose people are giving their comments and queries, whenever you feel like you can interrupt me. Okay, but I'm Yes. reasonably audible and visible, ना? Yes, Okay. yes, and it's going very nicely. Okay, thank you. अच्छा चल रहा है. Yeah. Please proceed. फोर्थ प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग द लर्निंग प्रोसेस. सीधे लफ्जों में कहे तो नोट्स कैसे निकालना, और जो एफर्ट हम कर रहे हैं रीडिंग का या फिर कोई ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन देख रहे हैं उसका मैक्सिमम कैसा ले, इसके लिए जो ऑर्गेनाइज करना होता है उसके बारे में. तो उसमें क्या क्या आता है? रीडिंग आता है, लिसनिंग, अटेंडिंग ए लेक्चर एंड टेकिंग नोट्स. यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, अटेंडिंग द लेक्चर इज द बेस्ट थिंग. अगर हम स्कूल में जाते हैं, किसी प्रोफेशनल कॉलेज में जाते हैं, तो लेक्चर का अटेंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है. ये रिसर्च में पाया गया है कि ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन ये सबसे बेस्ट होता है, उसमें सबसे ज्यादा गेन होता है. एंड
इन कंपैरिजन विद रीडिंग या ओनली लिसनिंग। एक और प्रोफेशनली ट्रेंड हो, अच्छा प्रेजेंटर हो ना हो, लेकिन वो जब खड़ा होता है प्रेजेंटेज अपने आप टीचिंग के लिए, तो वो पूरा एक्सपीरियंस लेके आता है। फॉर एग्जांपल, एक कोई टीचर अगर 1 घंटे का लेक्चर दे रहा है तो उसने उसके 10 या 20 साल जो भी है उसका एक्सपीरियंस, उसने जितने भी किताबें पढ़ी होंगे लाइफ का, उसका पूरा निचोड़ वो 1 घंटे में दे रहा है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस 1 घंटे को किस तरह से डायरेक्टली लेते हो। ओनली ह्यूमन बींग्स कैन डू दिस थिंग, दे कैन शेयर एक्सपीरियंस डायरेक्टली। हमको हर चीज बार बार नहीं सीखनी पड़ती है, हम लोग सीधा लोगों के एक्सपीरियंस से ले सकते हैं। ये अब हमारे स्मार्टनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज को कितना मैक्सिमम करते हैं। अगर हम उस पर्टिकुलर टीचर की या प्रेजेंटर की खामियां निकालते रहे तो शायद हम वो क्या बोल रहा है वो ध्यान ना दें। देयर आर मेनी क्लमजी स्पीकर्स इन द वर्ल्ड, लेकिन वो जो बात करते हैं उसमें सब्सटेंस होता है। तो ये हमारे कान और आंख के ऊपर होता है कि वो जो कर रहे हैं उसमें मुद्दे क्या है। तो उस पर्टिकुलर 1 घंटे का 40 मिनट का जो भी हम प्रेजेंटेशन अटेंड कर रहे हैं उसका मैक्सिमम करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे वो नॉलेज बढ़ता है उस। और दूसरा ये कि हमारा वो पर्टिकुलर नॉलेज जब हम बाद में किताब में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो रीडिंग टाइम भी हमारा कम होता है। इट डेफिनेटली हेल्प्स। पॉइंट इज दैट वी हैव टू मेक द मैक्सिमम ऑफ एनी लर्निंग इफेक्ट। अगर आप किसी लेक्चर में बैठे हो या कोई रीडिंग का अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपने ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। If you are chit chatting here and there and then if you are not interested in this particular attending this thing, तो वो फोकस ही नहीं होता है, तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ द टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर लेक्चर या ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन है तो उसका मैक्सिमम लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो पूरे बैकग्राउंड के साथ, पूरे एक्सपीरियंस के साथ वो टीचर आ रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, देन नोट्स निकालना इंपॉर्टेंट होता है। देयर आर मेनी वेज। कई लोग अंडरलाइन करते हैं, कई लोग मार्क करते हैं, कोई लोग हाईलाइट करते हैं एंड कोई लोग पेज पे लिखते हैं, कोई लोग डायग्राम्स बनाते हैं। देयर कैन बी मेनी वेज ऑफ टेकिंग नोट्स। हर किसी का अपना होता है एंड देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग अबाउट इट। सो जो भी है, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कोई ना कोई मेथड होनी ही चाहिए नोट्स की। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप उस नोट्स को निकालिए। मेरा ये मानना है, ये पर्टिकुलरली मेरा खुद का पर्सनल स्टाइल भी था कि जब भी मैं नोट्स निकालता था उसके ऊपर डेट करता था, तारीख लिखता था। जो भी टीचर है या फिर जैसे कोई यूट्यूब देखा है तो उसका मैं मेंशन करता था कि ये इस बारे में था। और उस पर्टिकुलर नोट्स को आर्काइव करके रखेंगे तो हमको आइडिया आती कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर हमने कितनी चीजें पढ़ी है, हमारा लर्निंग कैसा कैसा एक्सपांड हुआ, ये हमको खुद को ही समझता है। तो हर एफर्ट का एक जो अभी हमने एक्वायर किया है वो उस नोट्स में होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नोट्स जो होती है, इट इज अ पैकेज एंड कंप्रेस्ड इंफॉर्मेशन विद एक्सपीरियंस इन इट। एक बात और है कि जब हम नोट्स निकालते हैं तो वहां कुछ पर्सनल नोटिंग होते हैं। समथिंग हैपेंस, कोई हम डायग्राम निकालते हैं, इट में भी एक कार्टून हो, व्हाटएवर, कुछ भी हम लोग जो उस पर करते हैं तो हमारे इमोशंस उससे अटैच हो जाते हैं। तो उससे रिलेटेड कोई अगर मेमोरी है कि उस वक्त किसी ने मस्ती की थी या उस वक्त किसी टीचर का किसी ने कुछ कार्टून निकाला था, व्हाटएवर, कुछ भी हो, या हमने निकाला है, तो उससे रिलेटेड जो इमोशंस होते हैं वो हमको वो इंफॉर्मेशन को याद रखने में मदद करते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने पहले ही डायग्राम में बताया था कि इमोशंस का बड़ा बड़ा रोल होता है मेमोरी में। तो कहीं ना कहीं हम इमोशंस अटैच करते हैं तो उससे हमारी हेल्प होती है और ये इंफॉर्मेशन आर्काइव करने में और नोट्स रखने में मदद होती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज द मटेरियल। और देयर इज नो वन श्योर शॉर्ट मेथड। यू कैन हैव योर पर्सनल मेथड बट वन शुड हैव ए मेथड। हम लोग क्या क्या कर सकते हैं नोट्स निकालने में? यू कैन डॉक्यूमेंट योर डिफिकल्ट एरियाज। ये आपको ये समझ में नहीं आ रहा, यू राइट डाउन द क्वेश्चन। यू कैन कीप ए ट्रैक ऑफ नोट्स एंड डायरी। जैसे कि मैंने बताया, आप डेट करिए, सो आप अपने आप को फॉलो कर सकते कि ये पर्टिकुलर टॉपिक पे ऐसा ऐसा हो रहा था, मुझे बाद में ये पता लगा, ये पहले डिफिकल्टी थी अब नहीं है, या कोई डिफिकल्टी आज भी डिफिकल्टी है। यू कैन नो दैट। ऑलराइट, देन यू कैन मेक इट एन एक्टिव प्रोसेस। ये जब कोई प्रेजेंटेशन चल रहा है, कोई आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, उसके साथ साथ में चलनी चाहिए। ओके, ये इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप वो जो टीचर बोल रहा है उसकी तरफ ध्यान ही ना रहे। तो ये प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए दोनों चीजों का। आप ध्यान भी दे रहे हैं और साइमल्टेनियसली नोट भी निकाल रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पर भी ये जरूरी है कि आप एवरी 7 से 10 मिनट में रीफोकस करें कि अगला क्या है। जैसे मैंने इसके बारे में बताया, रीफोकस के बारे में, यहाँ पे भी ट्रू है। रेज क्वेश्चंस एंड पॉइंट्स। आप वो सुनते सुनते या अटेंड करते हुए कुछ क्वेश्चंस आएंगे, डेफिनेटली नोट डाउन करिए। कई बार होता है कोई टीचर पूछते कि एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था। तो ये जरूर है कि आप क्वेश्चंस रखें। यू मे और मे नॉट गेट द आंसर,
आपको ये जरूरी नहीं कि उस सवाल का जवाब मिले, लेकिन एक अच्छा सवाल फ्रेम करना लर्निंग में उतना ही इंपॉर्टेंट है और आपकी इंटेलिजेंस को दर्शाता है कि आप पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रेम किया। तो हो सकता है कि उसका आंसर मिले ना मिले, आपको मालूम हो, आपको टीचर को मालूम हो, या किसी को भी मालूम ना हो, लेकिन वो जो क्वेश्चन आपने फ्रेम किया है वो आपके सब्जेक्ट का ग्राफ दिखाता है। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रेज क्वेश्चंस एंड फ्रेम क्वेश्चंस, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप वहां लिख के रख सकते हैं और जब भी आपको मौका मिलता है आप उसे पूछ सकते हैं या आप ढूंढ सकते हैं उसका जवाब। ओके, देन दूसरी चीज है फोकस ऑन द लार्जर पिक्चर देन बाय पार्ट्स। आप जब भी कोई पढ़ रहे हो या फिर कोई अटेंड कर रहे हो तो वो पर्टिकुलर चीज को एज ए होल नजरिए से देखना ज्यादा अच्छा होता है मेमोरी और लर्निंग के लिए, देन उसके पार्ट्स के बारे में। तो मशीन, अगर आप मशीन के बारे में जानना चाहते हो तो उसको टोटलिटी में देखिए, इस पर्टिकुलर मशीन का फंक्शन क्या है, फिर उसको ये मशीन को प्रोपेल करने के लिए नीचे प्रोपेलर लगेगा, यहाँ पे वर्किंग उसका एक मैकेनिज्म होगा, यहाँ पे उसका मॉड्यूल होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप उस कंपोनेंट को जान के फिर उसको जोड़ने के बजाय उस पर्टिकुलर कंप्लीट मॉड्यूल को बारे में सोचिए एंड देन उसके बारे में अंदर अंदर जाके जाइए। ये एक रिसर्च किया हुआ तरीका है कि आप किसी भी चीज को एक बर्ड्स आई व्यू से पहले देखना चाहिए और देन उसके अंदर अंदर जाके चीजों को कंप्लीट करना चाहिए, तो वो एक कंप्लीट पिक्चर हो जाता है। ओके, ये हर बार पॉसिबल होगा जरूरी नहीं, लेकिन जहां जहां पॉसिबल है आपने ये कोशिश करनी चाहिए। राइट, और एक नीचे लिखा हुआ है स्वॉट एनालिसिस। ये थोड़ा सा हाई एंड का लर्निंग है, यहाँ पे मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। ये स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का एनालिसिस है। ये यूजुअली मैनेजमेंट में, स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होता है। इस पर्टिकुलर चीज का आपके नोट्स टेकिंग में, किसी सब्जेक्ट के अंडरस्टैंडिंग में भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसके बारे में अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। किसी और समय में जब सपोज फिर से हमारी मुलाकात होती है तो इसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ, बट नॉट फॉर नाउ। तो ये भी एक तरीका होता है आपके इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने का। ऑलराइट, देन इसके बाद जाएंगे हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो शायद ही लोग इसे समझते कि एक ये लर्निंग और मेमोरी का भी तरीका है, डिस्कशन। यूजुअली हमारे जमाने की बात है जिसमें जो डॉक्टर लिनेश और हम लोग जिस जनरेशन से बिलोंग करते हैं, इस जमाने में अगर हम कोई फ्रेंड्स के साथ में कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, टीचर्स के साथ में टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो इसे वेस्ट ऑफ टाइम कहा जाता था कि ये इसके बजाय बड़बड़ करने के बजाय, ये चिट चैटिंग करने के बजाय आप किताब पढ़िए, ये बोला जाता था। तो इसको रिस्पेक्ट से नहीं देखा जाता था। बट टाइम एंड अगेन साइंस हैज प्रूव्ड दैट डिस्कशन इज ए वे ऑफ लर्निंग एंड रिमेम्बरिंग। ऑब्वियसली आप लोगों का आइडिया है कि व्हाट इज ए डिस्कशन। डिस्कशन इज ए टॉक बिटवीन पीपल, लाइक माइंडेड पीपल और होमोजेनियस ग्रुप, between your colleagues, or it may be with your teachers, or it may be your parents on a particular topic, and wherein you try to exchange your information, raise questions and try to learn things. So ये होता है डिस्कशन। तो ये डिस्कशन के फायदे क्या है, मतलब why it is important है, इससे फायदा क्या होता है? इससे ये होता है कि डिस्कशन से you are using the hard work done by the others। समझो 5 लोग आपके डिस्कशन में हैं और एक बंदा अच्छे से पढ़ के आया, उसे पर्टिकुलर टॉपिक उसको बहुत अच्छे से आता है, तो वो आपको 5 मिनट में उसके बारे में बताएगा। तो उसने उसके लिए 5-6 घंटे या 8-10 दिन बिताए हैं और वो आपको 5 मिनट में दे रहा है। आप सीधा के सीधा उसमें उसके एफर्ट को ले सकते हैं। तो आपको पढ़ने में, अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी और यू आर सेविंग योर टाइम, यू आर सेविंग योर मेमोरी एफर्ट एज वेल। वैसे ही आपकी कोई स्ट्रेंथ होगी, आपने कोई टॉपिक पढ़ा होगा तो आप बाकियों को बताएंगे, तो आपका हार्ड एफर्ट बाकी दूसरे लोग भी डायरेक्टली ले सकते हैं। सो इट इज लाइक मल्टीप्लाइंग। ये ऐड भी नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑलराइट, तो ये हम लोग सीधा की सीधा एक्सपीरियंस और दूसरों का जो हार्ड एफर्ट है डायरेक्टली ले सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसमें दोनों पार्टीज बेनिफिटेड है, जो बताने वाला है, जो सुनने वाला है, सभी को म्यूचुअल बेनिफिट है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। और इसे, इस पर्टिकुलर एफर्ट को, डिस्कशन को रिस्पेक्ट से देखा जाना चाहिए। अगर आपने आधा घंटा या 1 घंटा डिस्कशन में बिताया, फोकस डिस्कशन में, जहां पे आपने पहले डिसाइड कर लिया कि हम इस टॉपिक पे बात करेंगे एंड यू आर सीरियस अबाउट दैट पर्टिकुलर डिस्कशन, तो अगर आपने उस पे 1 घंटा बिताया है तो उसे आप लर्निंग एफर्ट में ऐड करिए। ये नहीं है कि मैं जितना टाइम किताब पढ़ रहा हूं उतना ही मेरी स्टडी हो रही।
तो ये 1 घंटा आपका वेस्टेज नहीं है. One should respect that 1 hour. One should respect the people who are involved in discussion and sharing the information. So it is very, very important to know that this is a tool of learning and memory as well. Alright. तो ये हो गया डिस्कशन के बारे में. ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, थिंकिंग मोर देन यू एक्ट. मेमोरी हमारे ब्रेन से रिलेटेड है. ये कोई फिजिकल वर्क नहीं है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं. एंड दिस इज नॉट लाइक जिबिंग. सो यहाँ थिंकिंग इज मोर इन्वॉल्व. तो इसके फायदे क्या है? मेरा रिकमेंडेशन है कि यू शुड थिंक बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द लर्निंग प्रोसेस. आप किसी किताब को पढ़ रहे हो तो उसको हाथ लगाने के पहले, अगर आपने उसके बारे में जाना है और अगर आपने इसके पहले वो चैप्टर पढ़ा है, तो आप यू गिव योरसेल्फ सम टाइम टू थिंक कि मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं, इसमें इसके पहले मैंने क्या पढ़ा था. थिंक बिफोर, थिंक ड्यूरिंग. आप जब पढ़ रहे तब भी आपका थिंकिंग प्रोसेस चलते रहना चाहिए. नोट्स निकलना है, क्वेरीज निकलना है. एंड थिंकिंग आफ्टर, जब पढ़ने के बाद भी आपने उसको थोड़ा सा रिकॉल करके देखना चाहिए कि इसमें क्या था, मुझे कितना याद था, इसमें कुछ क्वेरीज आज भी है, डिफिकल्टीज है, वगैरह वगैरह. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. थिंकिंग जो प्रोसेस है ये एक्चुअल एक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके. इससे फायदा क्या होता है? इससे हमारा एक्चुअल जो रीडिंग टाइम है वो कम होता है. अगर हम रीडिंग के पहले सोच ले कि क्या पढ़ने जा रहा हूं, तो एक्चुअल रीडिंग का जो समय है वो कम समय में हमारी रीडिंग हो जाती है. या फिर कोई लर्निंग का जो टाइम होता है वो कम हो जाता है. ये स्पोर्ट्स के लिए भी ट्रू है. अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, बैट्समैन खेल रहे हो, तो आप पहले ही सोच के जाए कि ये इस तरह से मैं खेलूंगा या इस तरह के शॉट्स मारूंगा वगैरह वगैरह. आप सोच के अगर जाते हैं थिंक, तो आपको वो पर्टिकुलर एक्ट में आसानी होती है. और एक एडिशनल बेनिफिट जैसे कि मैंने बताया, इट विल डिफाइन द स्ट्रॉन्गर एरियाज एंड वीक एरियाज. तो आप जैसे सोच रहे हो उसके बारे में, तो आपको पता लगेगा कि मुझे आसानी से याद रहता है, ये पर्टिकुलर चीजें मुझे याद नहीं रहती है, तो या तो मुझे इससे और समझना चाहिए थ्रू इंटरनेट और थ्रू माय टीचर्स, पेरेंट्स, मुझे डिस्कस करना चाहिए, या दूसरा कुछ एफर्ट मैंने करके उसे समझना है और कंसोलिडेट करना है. सो इट विल टेल यू व्हाट आर योर वीक एरियाज. और अगर नहीं होता है तब भी आप मार्क तो कर सकते हैं कि ये एरिया मुझे दिक्कत देता है और मुझे एग्जाम के पहले दिन पढ़ना है. So that is an advantage of thinking. All right. Now coming to one of the, I'm going toward the concluding part of the presentation, and this is a very, very important part of the presentation. Recall, rehearsal, and revision of the material. इसके ऊपर जरा ध्यान नहीं दिया जाता है. और रिवीजन मतलब लोग समझते हैं कि किताब लेंगे और उसे बार बार पढ़ रहे तो रिवीजन हो रही है. ये ऐसा नहीं है. ये क्या है, इसके एस्पेक्ट्स क्या है, वो करते वक्त हमने क्या करना चाहिए, ये थोड़ा दूसरे स्लाइड में आएगा. लेकिन रिवीजन जरूरी है. ये आप ये पर्टिकुलर ग्राफ पे ऊपर ध्यान अगर देंगे तो इसमें एक चीज है कि ये जो वाई एक्सिस इसमें लिखा है कि परसेंटेज ऑफ रिटेंशन. ये टॉप पार्ट ऑफ द ग्राफ जो इसमें 100% रिटेंशन दर्शा रहा है. और ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया साइंटिफिकली कि अगर आप रिवाइज करते हो किसी भी लर्न मटेरियल को, जैसे ये जो एक्स एक्सिस है ये टाइम स्केल है, अगर आप 1 घंटे के बाद करते हो, 1 दिन के बाद करते हो, 1 वीक के बाद करते हो, 1 मंथ के बाद करते हो, तो आपका रिटेंशन कितना होता है ये एक पर्टिकुलर ग्राफ दिखाता है. तो आप इसमें पाएंगे कि ये ग्राफ जो है ये रैपिड डिक्लाइन वाला ग्राफ है. तो इसमें एक्सपोनेंशियल ड्रॉप है. ये डीके टाइप का ग्राफ है, जैसे न्यूक्लियर इसका होता है मटेरियल का, वैसा एकदम सडन ड्रॉप है. तो व्हाट डज इट मीन? ये पर्टिकुलर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में पाया गया है कि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो या फिर आपने कुछ अटेंड किया है और उसे रिवाइज किया है अपने माइंड में 1 घंटे के अंदर, तो आपका रिटेंशन होता है 90%. आपको 90% चीजें याद आएंगी. इसलिए याद आएंगी कि क्योंकि वो रैम में है आपके, वहां से उसको लेना आसान है. ओके. जैसे अब थोड़ा लेट होते 1 दिन हो गया या 4-5 घंटे हो गए तो वो ड्रॉप हो गया. अगर 1 दिन हो गया तो इट हैज ड्रॉप टू सम 60-70%. ये ग्राफ आपको कभी भी इंटरनेट में मिल जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील. 60-70% ड्रॉप हो जाएगा. वो इसलिए हुआ क्योंकि उस दौरान वो जब समय बीता तो वो रैम में कोई और चीजें आई और उसने शुरू की चीजें डिलीट कर दी. तो उसका आपने इस्तेमाल नहीं किया, उसको रीइंफोर्स नहीं किया. अगर आप उसको वापस थिंकिंग प्रोसेस में लाते हैं तो उसको रीइंफोर्स हो जाता है इंफॉर्मेशन. अगर आपने डिले किया 1 दिन से तो ये फिर ड्रॉप हो गया. 1 हफ्ते से करेंगे तो इट विल ड्रॉप टू सम से 30%. और ड्रॉप किया 1 महीने तक, मतलब 1 महीने के बाद अगर उसको रिवाइज किया तो 20%.
अगर आप 1.5 महीने 2 महीने के बाद देखेंगे तो आपको सिर्फ टॉपिक याद रहेगा, ना टाइटल याद रहेगा और उसका टीचर याद रहेगा, उसके अंदर बस ये पढ़ाया गया था, अंदर की बातें याद नहीं रहेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इसलिए है क्योंकि इसमें रैम का कंसेप्ट है। तो उस ऐसा नहीं है कि यार रिवाइज करने से हमारी रैम बढ़ जाएगी, वो फिर से फ्रेश हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो रिवीजन के बाद जो डिके है ये एक्सपोनेंशियल है, ये इंपॉर्टेंट है, एंड इट रैपिडली डिक्लाइंस आफ्टर विद इन आवर्स। एंड इसके ऊपर हमारे प्रैक्टिकल क्या है, ये पूरे ग्राफ का हमारे लिए निचोड़ क्या है। इट्स गुड टू प्रैक्टिस रिवीजन विद इन 24 आफ्टर द लर्निंग प्रोसेस हैज हैपेंड। आपने पढ़ाई की, आपने कोई लेक्चर अटेंड किया, तो उसको रिवीजन करने के लिए 24 घंटे के अंदर करेंगे तो रिटेंशन अच्छा होता है। दूसरी और चीज, अगर 1 घंटे का मटेरियल है, अगर आपने 1 घंटे का लेक्चर सुना तो रिसर्च से पाया गया है कि उसे रिकॉल करने के लिए हमको ज्यादा 10 मिनट लगते हैं। इट्स नॉट कि फिर से 1 घंटा हमको बैठने की जरूरत है, 10 मिनट में वो रिकॉल हो जाता है बाय एंड लार्ज विथ व्हाटएवर, जैसे 80% 70% आपका रिटेंशन रहेगा, लेकिन वो 10 मिनट में बाय एंड लार्ज हो जाता है। ओके, और हमने अगर ये बार बार करेंगे तो पीरियोडिकली वो जो मटेरियल है वो शिफ्ट होता है, रीइंफोर्स होता है और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आई होप most of you have understood this concept, and it is very very important. Revision, earlier revision is very important. अब एक कुछ टिप्स है इसमें कि हम जब रिवाइज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 1 घंटे का लेक्चर अटेंड किया या फिर पूरा स्कूल अटेंड की, कॉलेज अटेंड किया, फिर हम घर पे आए और देन वी आर सिटिंग टुगेदर एंड ट्राइंग टू रिवाइज थिंग। तो हमने वो क्या करना है, एग्जैक्टली क्या रिकॉल करना है, तो कुछ टिप्स है उसमें। अगर हम सेंसेशंस और इमोशन के साथ याद करेंगे तो इट इज रिटन बेटर कि वो क्लास में क्या हुआ था, क्लास में कोई किसी ने जोक क्रैक किया था क्या, व्हाट वाज द टोन ऑफ द टीचर, उन्होंने क्या कपड़े पहने थे, इस टाइप की अगर सेंसेशनल इंफॉर्मेशन अगर हम याद करने की कोशिश करते हैं तो वो अच्छे से याद रहता है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन इमोशन के साथ जुड़ जाती है। ऑलराइट, कुछ दिनों के बाद वो जो इमोशन है वो रहेंगे नहीं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जरूर रहेगी। सो इनिशियली हुकअप करने के लिए जरूरी होता है कि हम लोग किसी के साथ जोड़ के उसे देखें। ऑलराइट, दूसरा ये होता है कि हम लोग जो भी पढ़ते हैं उसका कुछ ना कुछ हमारे लिए एक कंक्लूजन हम निकाल लें, क्योंकि जो हाफ कंक्लूडेड होता है वो हमारे ब्रेन को, माइंड को परेशान करता है। सो हमने उसे कुछ ना कुछ कंक्लूजन देना चाहिए, अगर नहीं है तो उसका क्वेश्चन मार्क लिख के बाजू हो जाना चाहिए, ताकि ब्रेन शांत हो जाए और दूसरे चीज पर फोकस करे। कोई अनआंसर्ड क्वेश्चन है तो उसे डील करते आना चाहिए, उसे नोट डाउन करते आना चाहिए। और ऐसा होगा ही, किसी भी लर्निंग प्रोसेस में होता है कि कुछ हर चीज का हमारे पास जवाब नहीं होता है, तो उनमें से नोट करके आगे जाना है। ऑलराइट, ये पूरे प्रोसेस में, रिकॉल और रिवाइजेशन के प्रोसेस भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि मुझे क्या करना है, मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसका रिवीजन करना है वगैरह वगैरह, तो वो हमने ऑब्जेक्टिव उसका भी सेट करना है। ऑलराइट, जैसे कि हमने पिछले कुछ स्लाइड्स में बोला था कि एज ए होल थिंकिंग जो होता है वो ज्यादा बेटर होता है। एक बर्ड्स ऑफ व्यू जो होता है, किसी मशीन को एज ए होल देखिए, देन उसके मुंह मशीन के पार्ट्स के बारे में जाने, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। तो हमने रिवाइज करते हुए उसी तरीके की कोशिश करनी चाहिए। देन कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, हम जब नई चीज पढ़ते हैं तो उसके कंपैरिजन के लिए आजू बाजू में कोई ना कोई चीज होती ही होती है। तो हम एक मशीन आई हुई है तो पुरानी मशीन क्या थी उसका कंपेयर करिए, नया क्या है इसमें, नया एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो हम लोग इस तरह से अगर उसे याद रखे किसी ओल्ड चीज के साथ में, तो वो याद अच्छे से होती है। तो हम नोन टू अननोन, कोई चीज हमको ऑलरेडी आती है और अभी कोई दूसरी चीज हमको सीखना है। एक स्पोर्ट्स का अगर एग्जाम्पल दूसरा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैडमिंटन खेलते हैं और अभी आपको लॉन टेनिस सीखना है, तो ये दोनों स्पोर्ट्स एक जैसे नहीं है, बट उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ पैरेललिज्म है। कि अगर मैं बैडमिंटन का कुछ शॉट्स देखूं तो लॉन टेनिस के शॉट में सिमिलरिटी है, लेकिन कुछ फर्क भी है। तो अगर मैं वो जानूं सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस से कि यहाँ पर ये होता है, इस तरीके का फोर्स लगता है वगैरह वगैरह, तो हमको लॉन टेनिस सीखने में आसानी होगी। तो इसी तरह के एग्जाम्पल्स हमको लर्निंग प्रोसेस में भी या मेमोरी के या स्टडी इसमें भी मिलेंगे। तो ये जरूरी है कि हम कोई चीज जो ऑलरेडी मालूम है उसका फायदा लेते हुए हम लोग अननोन की तरफ जाए। ऑलराइट, देन हम लोग रिवीजन में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल इसके बारे में क्या सोचेगा। तो अलग अलग अगर हमको पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं तो चीज अच्छे से याद रहती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी के बारे में जानना है, तो ग्रेविटी, एक छोटा बच्चा उसके बारे में क्या सोचेगा, एक स्कूल गोइंग बच्चा उसके बारे में क्या सोचेगा, एक कॉलेज गोइंग क्या सोचेगा, एक एस्ट्रोनॉमर उसके बारे में क्या सोचेगा। हर किसी का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर हम अलग अलग एंगल से सोचेंगे तो वो पर्टिकुलर चीज अच्छे से याद होती है। तो एक एक्सपेरिमेंट है।
देन जो रिवीजन का सीक्वेंस है हम लोग उसके साथ खिलवाड़ या एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं कि हमको जिस सीक्वेंस में हमको पढ़ाया गया, जिस सीक्वेंस में बुक में लिखा गया, उसके बजाय हम बीच में से शुरू करें या आखिरी से शुरू करें या उल्टा शुरू करें। इस तरह से हम अगर करते हैं तो वो चीज और पक्की हो जाती है। सो ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग विथ योर ओन इंफॉर्मेशन। अब इसमें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हम ही है, हमारे माइंड में चल रहा है एंड देयर इज नोबडी एल्स टू सी। तो इसमें गलती से कोई नुकसान नहीं, लेकिन चीजें पक्की हो जाती है अगर आप अलग अलग सीक्वेंस में भी रीअरेंज करो तो। ऑलराइट, तो ये चीजें हो गई। कुछ टिप्स है रिवीजन करते हो, तो ये अगर इसका ध्यान रखते हुए हम लोग रिवाइज करेंगे तो चीजें इंटरेस्टिंग भी हो जाती है एंड अगली बार वो जो फिर से हम जब पढ़ेंगे या उसका लेक्चर अटेंड करेंगे तो हमारा कुछ एक बैकग्राउंड ऑलरेडी बना हुआ रहेगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। तो अभी तक हमने ये 7 प्रिंसिपल्स देखे शॉर्ट में, जिसमें रीडिंग के बारे में देखा, ऑब्जेक्टिव्स कैसे सेट करना उसके बारे में देखा, फोकस एंड रिफोकस के बारे में देखा, देन ऑर्गेनाइज कैसे करना मटेरियल को, उसको नोट्स कैसे निकालना वो देखा, देन वी हैव आल्सो सीन इसके पहले डिस्कशन कितना इंपॉर्टेंट होता है वो देखा, देन रिकॉल एंड रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है और वो कैसे करना, उसके प्रिंसिपल्स क्या है ये हमने देखा। ऑलराइट, और इसके पीछे का साइंस क्या है, वो रैम और रोम मेमोरी का कंसेप्ट, वो इमोशनल का अटैचमेंट होना, ये सब चीजें इससे इन्वॉल्व है। तो हम उसका जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना हमको फायदा होने वाला है। ऑलराइट, अब कुछ छोटे प्रिंसिपल्स है लाइक अप्लाइंग द नॉलेज। कोई चीज हम जब सीखते हैं, कोई टीचर हमको कोई पढ़ाता है या कोई हम कहीं से जान लेते हैं, अगर हम उस चीज को हमारी रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं, तो वो ओरिजिनल प्रिंसिपल हमको अच्छे से याद रहता है। से फॉर एग्जांपल हमने अगर न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन कहीं सीखे, तो हम रियल लाइफ में उसका इस्तेमाल या एप्लीकेशन करने की कोशिश करेंगे। वेलोसिटी का एग्जांपल होता है या वगैरह वगैरह, तो हम लोग आजू बाजू में कई बार देख सकते हैं वो लॉज। तो ये जरूरी है कि हम उसका एप्लीकेशन ढूंढे। जो स्कूल गोइंग किड्स है वो अगर ध्यान देंगे तो उनके जो मैथमेटिक्स या फिजिक्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें जो सवाल पूछते हैं वो अप्लाइड ही होते हैं कि इतने स्पीड से गाड़ी जा रही थी, इतने स्पीड से ये हो रहा था वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये एप्लीकेशन ही है। तो हम लोग अगर उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को एप्लीकेशन के नजरिए से देखेंगे तो वो ओरिजिनल प्रिंसिपल हमारा अच्छे से याद हो जाता है और वो चीजें इंटरेस्टिंग होती जाती है। तो ये जरूरी है कि हम लोग एप्लीकेशन ढूंढे, सवाल पूछे, पेरेंट्स से पूछे, टीचर से पूछे, जो आजू बाजू में दिखता है उसका एप्लीकेशन ढूंढने की कोशिश करें कि अभी जो पढ़ाया गया है ये यहाँ पर लागू होता है नहीं होता है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों ने कॉन्शियसली कोशिश करनी चाहिए कि ये नॉलेज का कहीं ना कहीं एप्लीकेशन हो। राइट, देन जैसे कि बोला कि नोन टू अननोन, ऑलरेडी कुछ चीजें मालूम है उसके बाद अननोन के लिए जाए वगैरह वगैरह। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट डेफिनेटली हेल्प्स। नाउ कमिंग टू द लास्ट प्रिंसिपल दैट इज निमोनिक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल नहीं है लेकिन ये कई बार हैंडी होता है। आई गेस कि आप लोगों ने यू मस्ट बी अवेयर ऑफ निमोनिक्स। निमोनिक्स वो होता है कि कोई चीजों का एक लिस्टिंग है, कोई सीक्वेंस है, तो उसके इनिशियल वर्ड लेके हम कोई एक दूसरा वर्ड बनाते हैं या कोई सेंटेंस बनाते हैं। वो पर्टिकुलर सेंटेंस मीनिंगफुल भी हो सकता है या मीनिंगलेस भी हो सकता है, लेकिन वो जो एक्रोनिम है, वो शॉर्ट फॉर्म है, हमको चीजें याद रखने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज का सीक्वेंस है, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज का क्लासिफिकेशन है। अब ये ऐसा होता है कि स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है कि वो इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन में एज ए होल रहे, याद रहे, उससे मार्क्स भी मिलते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो थिंग्स एज अ होल। तो कई बार वो जो इंफॉर्मेशन टुगेदर होती है वो नॉनसेंस होती है, लेकिन हमको याद तो रखनी है, तो इसके लिए वो काम आती है। से मैं उदाहरण के लिए बोलूँ तो फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमने ये डिस्कशन में बोला था स्मार्ट ऑब्जेक्टिव, SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम स्पेसिफिक। देन कई स्कूल गोइंग बच्चों को या कॉलेज गोइंग बच्चों को मालूम होगा कि व्हाट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। इट इज VIBGYOR, VIBGYOR। V stands for वायलेट, इंडिगो, देन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो उससे हमको याद रहता है। या एक और एक एग्जांपल है कि हाउ टू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। यहां पर लिखा है एक एग्जांपल, माय वेरी एक्साइटेड मदर सर्व्ड मी नूडल्स। तो उससे हमको याद रहता है कि फ्रॉम सन एंड सन की तरफ से जो प्लैनेट का सिस्टम है वो कैसा है, मर्क्यूरी है, वीनस है, देन अर्थ है, मार्स है, देन जुपिटर एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हमको एक सीक्वेंस याद हो जाता है।
तो ये एक्रोनिम का जो यूज है या निमोनिक का जो यूज है, ये पर्टिकुलरली क्लासिफाइड या सीक्वेंस वाली इंफॉर्मेशन याद रखने के लिए होता है। एंड एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन ये है कि हमने इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज्यादा करेंगे तो हमको वो याद रखने के लिए और एक एक्रोनिम याद रखना पड़ेगा, सो इट इज नॉट गुड। तो जितने कम रहे उतना अच्छा है। एंड इसका हर जगह इस्तेमाल नहीं होता है। जहां इंफॉर्मेशन बल्क में है, क्लासिफिकेशन में है, सीक्वेंस में है और मीनिंगलेस है, उस जगह ही इसका इस्तेमाल है। इसका कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये हैंडी हो सकती है। ऑलराइट, तो अब तक जो हमने जो चीजें, जो प्रिंसिपल्स पढ़े, उसमें डिफरेंट क्या है कि इसके पहले जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है मेमोरी और लर्निंग के, और अभी जो हमने बात की, इसमें डिफरेंस क्या है, इसका एक थोड़ा सा मैं एक जायजा ले लूंगा, जस्ट ओवरव्यू। तो इसमें हमने क्या किया, क्या है कि दिस काइंड ऑफ वे ऑफ लर्निंग इज मोर देन रीडिंग। सिर्फ किताब लेके पढ़ने से पढ़ाई नहीं होती, उससे 20, 30, 40, 40% हो सकती है, लेकिन देयर आर मेनी मोर कंपोनेंट्स टू इट। देयर आर मेनी मोर कंपोनेंट, लाइक डिस्कशन है, थिंकिंग है, रिकॉल है, टीचिंग इज ऑल्सो ए वे ऑफ लर्निंग। तो ये बहुत सारी कंपोनेंट उसमें ऐड हो गए। तो ये सब मिला के लर्निंग होता है। तो ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ किताब पढ़ते दिखो तो ही वो पढ़ाई हो रही है, ये नहीं है। ये कंसेप्ट से डेविएशन है हमारे जमाने से, तो ये डेविएशन है। So it is considered as learning and it should be respected. Think and understand is more important than actual act. आप अप्लाई करें, एसोसिएट करें चीजों को तो ज्यादा याद रहेंगी। विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन जो होता है, कनेक्ट, ये जब हम करते हैं तो इंफॉर्मेशन रैम से और बाकी हमारे ब्रेन एरिया से आना जाना करती है, तो उससे वो ऑर्गेनाइज हो जाती है और पक्की हो जाती है। इसी प्रिंसिपल को न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। एक थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, कोई भी चीज हम बार बार करते हैं तो वो पक्की हो जाती है। न्यूरोसाइंस में उसे न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। एक सेइंग है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर दे विल वायर टुगेदर। कोई भी न्यूरॉन जब बार बार फायरिंग करता है तो एक वायरिंग हो जाती है और वो वायरिंग परमानेंट हो जाती है। तो ये जो हमारे ब्रेन के अंदर के बहुत सारे मिलियन बिलियन न्यूरॉन्स है, उसमें आपसी कनेक्शन जब पक्का हो जाता है तो वो याद पक्की हो जाती है, लॉन्ग टर्म के लिए हो जाती है और फंडामेंटल से एकदम क्लियर होते हैं। फिर वहां से हम एप्लीकेशन करके कम से कम मेमोरी का इस्तेमाल करके हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं, या कोई चीज सीख सकते हैं, कोई स्किल सीख सकते हैं, स्पोर्ट्स का हो, नॉन स्पोर्ट्स का हो, कोई भी, म्यूजिक हो, एनीथिंग। तो वो एक कॉन्शियसली हम करें, बार बार विजुअलाइज करें, रिवाइज करें देन द एक्चुअल एक्ट, तब भी ये फायदा होता है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन फिनोमिना है। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये सारी प्रिंसिपल्स जो है वो न्यूरोसाइंस पे बेस्ड है। ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर दे विल वायर टुगेदर। ऑलराइट, और इस पर्टिकुलर चीज का स्पोर्ट्स में काफी इस्तेमाल होता है। देन हमने फोकस और रीफोकस के ऊपर देखा। जैसे कि मैंने बोला था, रीफोकस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज नॉट दैट गिवन अटेंशन टू। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसमें हमारा कॉन्शियस एफर्ट होता है, जिसमें मैंने बताया भी था कि एक एक्रोनिम है 7 + 3 = 10। आप वो याद रखेंगे तो कंसेप्ट भी याद रहेगा। देन सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यूजुअली ये कंसेप्ट मैनेजमेंट का है, लेकिन हमने यहाँ पे भी उसका इस्तेमाल किया टू गिव आवरसेल्फ द डायरेक्शन। एक स्वॉट एनालिसिस के बारे में मैंने बात नहीं की, लेकिन एक थोड़ा आइडिया दिया क्या है। तो ये एक और ये भी तरीका है, ये भी डिफरेंट है देन द कन्वेंशनल वन। ऑलराइट, सो दिस विल बी माय कंक्लूडिंग स्लाइड। हमने विल जस्ट रिवाइज की हमने क्या क्या देखा है अभी आज के प्रेजेंटेशन में। हमने देखा कि व्हाट इज मेमोरी, वो एनाटॉमिकली कहाँ होती है, उसमें इमोशन कहाँ होते हैं, एंड देन रैम मेमोरी भी होती है, और रैम और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसमें कैसा कनेक्शन होता है वगैरह, और उसका एप्लीकेशन भी हमने देखा। रीडिंग के रूल्स हमने देखे। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग कैसे सेट करना वो भी देखा। फोकस एंड रीफोकस के बारे में देखा। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ऑफ द लर्निंग, नोट्स कैसे निकालना उसके बारे में देखा। डिस्कशन एज अ वे ऑफ लर्निंग, उसके बारे में हमने देखा। हमने ये देखा कि थिंकिंग इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एक्टिंग टुगेदर दिस थिंग। देन रिविजन कैसे करना वो हमने देखा। एंड अप्लाइंग द नॉलेज एंड निमोनिक्स, इसके बारे में भी देखा। सो दीज आर इन शॉर्ट द सम ऑफ द प्रिंसिपल्स of enhancing your memory and learning skills. So thank you once again. I will like to thank to the Ambedkar International Mission for giving me this opportunity. I will thank Dr. Linesh and Mr. Ajay for giving me this opportunity, and a big thank you to the participants who have been listening patiently to the presentation.
And now I hope that this is open for talk and interaction. And if moderators have sorted out some questions, I am there to handle those. Thank you once again. तो सर बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन आपने दिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये मतलब क्या कहते हैं कि ये हमारे हम मराठी में जो बोलते हैं जिव्हाळ्याचा आमचा जो प्रश्न असतो, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी नियर टू अवर हार्ट्स, because all our kids, all our parents are struggling these days to actually focus our kids and focus ourselves also in our career, in our academics. तर ये बहुत बड़ा मुश्किल पड़ाव है और इस पड़ाव में ये प्रेजेंटेशन आया और काफी हेल्प कर गया। तो बहुत से क्वेश्चंस हमारे चैट बॉक्स में है सर, मैं एक एक करके उन क्वेश्चंस को आपके सामने लेता हूँ। श्योर। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो फैसल मुनीस इन्होंने किया है। वो क्वेश्चन ऐसा है, वो कहते हैं कि देयर इज लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन, adults are using mobile, TV, laptop, online games. So how to come out of this distraction? मतलब आपने प्रेजेंटेशन में तो बताया है, तो अभी एज अ आंसर आप इसको प्लीज कवर करें कि कैसे इस डिस्ट्रैक्शन को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और इसका आंसर वो जो पर्टिकुलर टॉपिक हमने डील किया था, फोकस एंड रीफोकस, उससे रिलेटेड है। तो आपको ये कॉन्शियसली ट्राई करना होता है कि जैसे ये मुझे पता है कि 7-10 मिनट्स के बाद एक ड्रॉप आने वाला है, और इसको मुझे कॉन्शियसली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे होल्ड करके फिर से अपने आप को रीस्टेट करना है। ये इतना कॉमन प्लेस है कि आप देखेंगे कि जो टीवी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें एडवर्टाइजमेंट हर 7 या 10 मिनट के बाद आती है, क्योंकि अपना फोकस उसमें ड्रॉप होता है एंड दे ट्राई टू कैच देयर। तो हमको ये मालूम है कि 7 या 10 मिनट के बाद ये ड्रॉप होने वाला है। उस वक्त शायद मोबाइल का रिंग आए, कोई व्हाट्सएप का एक नोटिफिकेशन आए, या कोई टीवी प्रोग्राम चलता रहे, या कहीं से साउंड आए, ये होता है। तो आपको अपने आप को ही ये बताना है कि मुझे इस पर्टिकुलर, जैसे रीडिंग है या कोई मैं इफ आई एम लिसनिंग टू ए यूट्यूब वीडियो, इट्स नॉट ए डिस्ट्रैक्शन। देन अगर आप यूट्यूब देख रहे हो फॉर लर्निंग, देन इट इज नॉट ए डिस्ट्रैक्शन। तो मुझे ये करना है, आपको कॉन्शियसली बताना है। तो एक बार आप अपने आप को कमिट करते हो तो अगले 7-8 मिनट तक वो चलता है, फिर से वो ड्रॉप होना ही होना है, फिर से करना है। ये करने से एक आदत हो जाती है कि हम डिस्ट्रैक्शन के होते हुए भी अपना फोकस रीइंफोर्स कर सकते हैं। एक मैं बात बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन एक्चुअली अच्छा होता है, कि जब आजू बाजू में कोई डिस्टर्बेंस होता है तो वो ज्यादा फोकस कर सकते हैं अपनी चीजों पर। आई डोंट नो आपके जनरेशन में राहुल द्रविड़ या तेंदुलकर को देखा है कि नहीं देखा है, कि ये जब अपनी बैटिंग करते थे तो उस टाइम वो इतने फोकस रहते थे कि आजू बाजू में कोई चल रहा है, उनके प्रति हुटिंग चल रहा है या कुछ भी, तो बाजू में स्टेडियम में क्या चल रहा है, कितनी आवाज आ रही है, thousands of people are sitting and they are trying to distract you like anything। तो उसके बावजूद भी अपने चीजों पर ध्यान रखे, वो ये करते थे कि अब फॉर एग्जांपल वो बैट्समैन खड़ा है तो वो सोचेगा कि मुझे अगले 10 जो ओवर है इसमें विकेट बचानी है और सामने वाले बैट्समैन को मुझे मौका देना है, एंड लाइक दैट पार्टनरशिप बिल्ड करनी है वगैरह वगैरह। ये मैंने स्पोर्ट्स का एग्जांपल दिया है, बट ये हर जगह ही ट्रू है कि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या लेक्चर में बैठा, फॉर एग्जांपल मैं लेक्चर हॉल में बैठा हूं और मेरे आजू बाजू के दोस्त गड़बड़ी कर रहे हैं, ये भी डिस्ट्रैक्टिंग है, या फिर उनके पास फोन है या मेरे भी पास फोन है। तो हमको कॉन्शियसली बताना होता है कि मुझे नहीं करना है, आई विल फोकस। ये एक बार आप अपने आप को बोल, सेल्फ टॉक से बोल देंगे तो ये होता है, एंड इट इज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ये अगर आप 10, 20, 15 बार करेंगे तो आपकी आदत हो जाएंगी कि कितना भी आजू बाजू में डिस्ट्रैक्शन रहेगा आप फिर से फोकस कर पाओगे। इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस एंड इट इज अ नोन फैक्ट कि एक चीज आप बार बार करेंगे तो वो आपकी आदत हो जाती है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्ट्रैक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ चैलेंजेस, इट शुड रीइंफोर्स योर मेन फोकस। तो ये ऐसा है। थैंक यू सर। आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। या मेरे ख्याल से उनका आंसर उन्हें जरूर मिला होगा, क्योंकि आपने दो तीन तरीके से इस चीज को समझाया कि कैसे रिपीटेशन और किस तरीके से फोकस रिफोकस, इस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरा एक जो सबसे बड़ी बात आपने कही कि कैसे डिस्ट्रैक्शन भी हेल्प कर सकता है अगर हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल। सर एक दूसरा क्वेश्चन है अनिल कदम इनका, वो पूछ रहे हैं कि फॉरगेटिंग थिंग्स एंड नॉट रिमेम्बरिंग देम एट पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर समय में किसी चीज को हम लोग मेमोरी रिकॉल करना अगर चाहे और उसको इम्प्रूव करना चाहे तो हम लोग वो कैसे कर सकते हैं।
मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन में भी आया, मेरे ख्याल से कुछ रिपीट आएंगे क्वेश्चंस। डेफिनेटली चीज का तो ये एक सडन ब्लैंक होने वाली अगर स्थिति है उसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई स्पीच देने जा रहा हूँ, मैं स्टेज पे खड़ा हो गया या एग्जाम के लिए गया हूँ, वाइवा चल रहा है मेरा, एंड देन आई हैव अ ब्लैकआउट। तो ये ऐसा है कि इसमें दो तीन चीजें हैं कि अगर आपके पास ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सो ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है अगर आपने ग्रास्प भी कर लिया और उसको अप्लाई करने की कोशिश भी की, तो ये इसको स्ट्रेंथन होने के लिए समय लगेगा। तो ये होता है तो फिर ये नहीं होगा, ये इंसिडेंट से ब्लैकआउट के कम हो जाएंगे, यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपने कई बार डिस्कशन में किसी से बोला है तो वो सडनली याद आ जाता है टाइम पे कि यस आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, आई नो दिस। तो वो भूलते नहीं। अगर उसको ठीक तरीके से रिकॉल या रिवाइज नहीं किया है तो फॉरगेटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये प्रेजेंटेशन था। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि अगर इमोशनल या एंशियस होने से आपको याद नहीं आ रहा है तो उस अपने आप को कैसे काबू रखे, अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करे, ये एक दूसरा आर्ट है ऑल टुगेदर। तो उसके लिए मेडिटेशन करेंगे या प्राणायाम करेंगे, इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग अपने आप को काबू में रख पाएंगे और हमारे इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे तो हम लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो उस पॉइंट ऑफ डिफिकल्टी भी हम खड़े होकर हमारी चीजें याद कर सकेंगे। दैट इज हाउ दीज थिंग्स आर डेल्ट। मतलब ये अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे तो आई डोंट थिंक सच प्रॉब्लम्स वुड कम। आएंगे भी तो यू विल बी एबल टू डू इट। तो ये इंसिडेंसेस धीरे धीरे कम हो जाएंगे। ओके या डेफिनेटली सर, मतलब इस तरीके से डेफिनेटली हम जो रिकॉल वाला, जो हमारा मेमोरी रिकॉल का जो क्वेश्चन है, हम लोग उसको क्या कहते हैं कर सकते हैं या फिर उसको और अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सीमा कश्यप इन्होंने पूछा है, हाउ टू रिमेम्बर फॉर्मूलाज इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्रीज बाय रीडिंग एंड राइटिंग देम और बाय एनी अदर मेथड। थोड़ा एकेडमिक तरीके का है, मतलब है। तो ये है कि ये दो तीन कॉम्बिनेशन थे। मैंने ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड सिंस अ लॉन्ग टाइम, पर फिर भी मैं बता सकता हूँ कि कुछ जो स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप जो फॉर्मूले होते हैं वो अगर वो राइटिंग से ही करते रहे तो एक मसल मेमोरी भी हो जाती है कि ये पर्टिकुलर फिनॉल करेंगे इस तरह से होता है वगैरह वगैरह। एंड मैं पर्सनली क्या करता था कि आई यूज्ड टू इमेजिन। तो ये एक स्टोरी भी है कि केक्युले को जो स्ट्रक्चर मिला था फिनाइल रिंग का, तो वो उसको सपने में आया था, एंड देन स्नेक बाइटिंग इट्स ओन टेल, इस टाइप का। तो आप वो इमेजिन करेंगे तो यू विल प्ले विद दोज स्ट्रक्चर्स। तो हमारे पर्टिकुलरली मेडिकल फील्ड में कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर वगैरह काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह वगैरह। तो ये 5-6 रिंग होती है उसमें कॉम्प्लिकेटेड। तो अगर आप उसे इमेजिन करेंगे तो, और ये इमेजिन रिवाइज करते करते इमेजिन करेंगे कि यस कि ये ऐसा है ऐसा ऐसा है, फिर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगी। करने के बाद हो सकता है कि एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया, आपको पता लग गया कि ये मुझे याद नहीं रहता है, अगली बार अटेम्प्ट करेंगे तो वो याद रहेगा, लाइक दैट। कुछ लोग पर्टिकुलरली इस केमिस्ट्री के फॉर्मूले के लिए क्या करते हैं कि दे विल पुट इट ऑन देयर शेल्फ या कहीं तो भी चार्ट लगा देंगे, लेकिन वो लगाने के बाद उसे देखना भी जरूरी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि यू स्पेंड मोर टाइम इन थिंकिंग एंड डूइंग दिस। A combination of a muscle memory and combination of the thinking should help you, but इसमें रिवीजन किसी भी तरीके से करेंगे तो होनी चाहिए, that is important। तो वो याद रहेगा डेफिनेटली। एंड देन फाइंड इंटरेस्ट। कोई स्ट्रक्चर में आप कोई कार्टून का डायग्राम भी देख सकते हैं, तो वो आप एसोसिएट करेंगे तो याद रहेगा कि ये एक कैप पहना हुआ बंदा है। सो अगर उसमें कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी डालेंगे तो वो आपको किसी को बतानी नहीं है, बस अपने आप को बतानी है कि ये स्ट्रक्चर जो है ये इस तरह से दिखता है, ये इसके हाथ है पैर है वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर वो वैसे याद रखेंगे तो इट इज इजी टू कैच, और बाद में कुछ दिनों के बाद वो कार्टून भूल जाएंगे आप, लेकिन वो स्ट्रक्चर याद रहेगा। सो आई थिंक इट शुड हेल्प यू। जी। और आपके प्रेजेंटेशन में एक और अच्छी बात आपने बताई इससे रिलेटेड, न्यूमोनिक्स के बारे में, कि किस तरीके से एब्रिविएटेड फॉर्म को मेमोरी में यूज किया जा सकता है। खासकर से केमिस्ट्री की जब बात हुई तो मतलब जस्ट मैं कह रहा था कि हम भी 11-12 स्टैंडर्ड में CH2 CH3 CH4 कुछ इस तरीके से हम लर्निंग करते थे, और आपने मॉडल के बारे में बात की किस तरीके से मॉडल रिप्रेजेंट हो सकता है। तो काफी इंटरेस्टिंग सा है इस चीजों को। मेरे ख्याल से सीमा जी को ये आया रहेगा, इस आंसर से वो फुलफिल्ड जरूर होंगे। सर एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमारे जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मतलब आयुर्वेद को और बहुत से टॉनिक्स के बारे में बातचीत होती है कि कैसे मेमोरी इंप्रूव करने के लिए टॉनिक्स और ये सारी चीजें, या फिर चूर्ण, या फिर हमने काफी सुना है च्यवनप्राश, फिर ब्रह्मी,
मतलब कई सारे फिर टॉनिक्स आ जाते हैं, तो ऐसे टॉनिक्स को यूज करो, और इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट हम लोग काफी देते हैं, एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन भी है। तो ये इसके ऊपर में आप कहें कि ये क्या कितना सच है इसमें, और क्या कर सकते हैं, मतलब क्या सच में इसमें ऐसी बातें होती है, या फिर ये थोड़ी सी बेतुकी सी है, या फिर एक ने मेरे ख्याल से दिया सर इसको कि कहा है कि इससे सिर्फ मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, तो थोड़ा वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा बायोलॉजिकल वे में भी थोड़ा सा इसका अगर आंसर हो तो हम लोग टेक्निकली इसको कैसे सॉल्व करें। एक तो आउटराइट तो उसका रिकमेंडेशन तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन से फॉर एग्जांपल अगर आपको विटामिन B12 के जो बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी है और आप मल्टीविटामिन ले रहे हो तो डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि ब्रेन का जो फंक्शन ही होता है वो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन पे डिपेंडेंट होता है, काफी सारी उसकी हेल्प भी होती है। बट ये इसका ये मतलब नहीं कि हर किसी ने बी कॉम्प्लेक्स लेने से उनकी मेमोरी ये होगी एनहांस होगी, तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। बेसिकली आप अगर हेल्दी रहे, न्यूट्रिशन अच्छा ले, प्रॉपर ले, विद ऑल दी बैलेंस डाइट ले, विद एक्सरसाइज ले, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक प्रॉपर नॉर्मल स्लीप ले। स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मेमोरी एंड लर्निंग। उसके अंदर हमारा जब स्लीप के टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस लर्निंग भी चलते रहता है, सो दैट और अगर आपको मेडिटेशन की आदत है, इफ यू आर आल्सो एनहांस योर मेमोरी एंड ऑल दोस थिंग। मैं ये जो प्रोडक्ट्स है इसको आउटराइटली रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको कोई चीजों की डेफिशिएंसी है तो ये डॉक्टर की सलाह से ही हो सकता है, एंड अगर उसकी वजह से अगर मेमोरी का प्रॉब्लम आ रहा है तो दैट कैन बी सॉल्व। अदरवाइज जस्ट टू improve योर एग्जाम परफॉर्मेंस एंड ऑल दिस थिंग, आई विल नॉट रिकमेंड एनी सच प्रोडक्ट। आप हेल्दी रहे, न्यूट्रिशन बैलेंस रखें और प्रॉपर टाइम पे खाए, टाइम पे सोए, ये सब चीजें अगर आप हेल्दी तरीके से रखेंगे तो सब कुछ चीजें इट विल फॉल इन प्लेस। सर फिर किसी तरीके से क्या डाइट, मतलब हेल्दी रहने के लिए तो डाइट इंपॉर्टेंट है फिर, तो खासकर से क्या ऐसा स्पेसिफिक डाइट होता है क्या कि हम हेल्दी भी, मतलब बट आई मीन ऐसा इट्स अ वेरी 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 बिग टॉपिक इन इटसेल्फ। तो लेकिन ऐसा है कि आपका जो डाइट का जो कंपोजिशन है उसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और फाइबर्स, इसका एक प्रॉपर प्रोपोर्शन हो। जैसे रहता है एक टिपिकल इंडियन डाइट जो होता है काफी हेल्दी होता है, वो ले, प्रॉपर प्रोपोर्शन में ले, जिससे आपका बहुत वजन ना बढ़े और कम भी ना हो, प्रॉपर टाइम पे ले, एक डिसिप्लिन तरीके से खाना खाए, उसमें इनडिसिप्लिन जो है वो ना हो, बहुत ज्यादा फास्ट फूड लेके अपना वजन वगैरह बढ़ाने के, आई मीन ऑल दोस थिंग्स जनरल जो टिप्स है डाइट की वो यहाँ पर भी ट्रू है। उसके एक्स्ट्रा मेमोरी बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको करना है तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, एक्स्ट्रा एफर्ट लेने, और वो भी इंटेलिजेंट तरीके से करने। मैंने जो बात की ठीक है उसके ऊपर बात की, सो इट इज लाइक दैट, सो डेफिनेटली इट शुड हेल्प। लेकिन ये सपोर्टिव मेजर्स है, दे आर नॉट द मेन थिंग। ये ऐसा है कि इसमें न्यूट्रिशन का रोल उतना ही है जितना किसी स्पोर्ट्स के इसमें होता है। लाइक तेंदुलकर है, या आप, मैं क्रिकेट का एग्जांपल बार बार दे रहा हूँ, या राहुल द्रविड़ है, ये इनको उतना न्यूट्रिशन का रोल इंपॉर्टेंट है ही है, बट उससे तेंदुलकर नहीं बनता, वो उसके अपने थिंकिंग के और अपने पर्सनैलिटी से बनता है। सो इट इज सेम हियर ऑल्सो, वो तो है, उसके ऊपर की ये बात है, आपको ये चीजें बैलेंस में रखनी है एंड दिया होगा। सर आपका वीडियो ऑन करें, मेरे ख्याल से आपका वीडियो हम लोग लॉस किया है। आप एक मिनट, आई जस्ट पुट इट बैक अगेन। अभी ठीक है? अभी सही है। एक और क्वेश्चन है, हाँ मेरे ख्याल से आपने उसको आंसर दिया है। उनका क्वेश्चन ये था कि पल्लवी मोहिते, इनका एक क्वेश्चन है कि मेनी पेरेंट्स ऑफर्ड विटामिन्स एज अ सब्सिडरी टू इम्प्रूव देयर किड्स मेमोरी, सो व्हाट इज द रोल ऑफ इट्स अकॉर्डिंग टू यू for doing revision, recall, all those sort of fundas? आउटराइट इसके लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मैंने जो टेक्निक से बताई है उसका इस्तेमाल, मतलब उसका एप्लीकेशन करना चाहिए, और जहां तक ये सप्लीमेंटेशन की बात है वो डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। अगर उनको उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स विल डेफिनेटली हेल्प। जी, अगर वो रिकमेंड करते कि आप जो भी 15 दिन 1 महीना ले तो दैट इज ऑल रिकमेंडेड। आउटराइट रिकमेंडेशन, ब्लैंकेट रिकमेंडेशन तो नहीं करूंगा मैं। ओके। मेरे ख्याल से काफी कुछ एक दो लोगों के क्वेश्चंस इसी आंसर्स में मेरे ख्याल से वो आ जाते हैं, क्योंकि एक ने स्नेहल मंडल पे इन्होंने पूछा था कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ
ओवरऑल हेल्थ ऑफ ए पर्सन एंड हिज मेमोरी। तो आपने उसको मेरे ख्याल से आंसर दिया है कि किस तरीके से डाइट अच्छा और हेल्दी रहना सोना कितना इंपॉर्टेंट है। Yes. तरीके से आपने कहा। सर मेरे ख्याल से चैट बॉक्स में मैंने कवर कर लिया है बहुत से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है बट मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है कि नहीं, आप प्लीज डिसाइड करें। ये व्हाट इज टेल अस अबाउट स्वॉट एनालिसिस। ओके, गुड क्वेश्चन है, किसी ने वो नोट किया है। एक्चुअली एक इन इटसेल्फ बड़ा टॉपिक है, लेकिन बिकॉज द व्यूअर हैड द इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आई वुड लाइक टू आंसर। स्वॉट एनालिसिस ये होता है कि किसी भी चीज को, किसी दुनिया के किसी भी चीज को 4 एंगल से देखा जा सकता है कि स्ट्रेंथ क्या है, उसमें पॉजिटिव क्या है, वीकनेस मतलब उसका डाउन साइड क्या है, और अपॉर्चुनिटी मतलब उसकी फ्यूचर में पॉजिटिव साइड क्या है, और थ्रेट मतलब निगेटिव फ्यूचर साइड। तो क्या अच्छा है, देन क्या बुरा है, क्या अच्छा होना चाहिए और क्या बुरा नहीं होना चाहिए, ये हर किसी भी चीज में होता है। तो आप स्पोर्ट्स ले या कोई सिचुएशन ले या कोई प्रोडक्ट ले, उसमें होता है। एक मोबाइल लिया तो उसमें अच्छाई क्या है, उसमें ये मेमोरी है वगैरह वगैरह वगैरह, उसका उसकी स्टोरेज ज्यादा है, उसकी बैटरी लाइफ ज्यादा है, उसका वीकनेस क्या है, वो जल्दी गर्म हो जाता है वगैरह वगैरह। उसमें अच्छा क्या हो सकता है, ये कंपनी सोचेगी अब उसको और एनहांस करने के लिए क्या करना है, तो उसका प्रोसेसर बढ़ाएंगे वगैरह, उसकी बैटरी लाइफ करेंगे, उसकी स्पेस हमको कम करना है तो ऑडियो जैक निकाल लेंगे वगैरह वगैरह। थ्रेट, तो उसमें नेगेटिव साइड उनको अवॉइड क्या करनी है, तो वो देखेंगे कि उसका कॉम्पिटिटर के साथ में कोई प्रॉब्लम है क्या, कि उसका शेप और डिजाइन अच्छा होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये चारों चीजों के अराउंड चीजें होती है। तो ये हो गया मार्केटिंग साइड या मैनेजमेंट वाला साइड। ऐसा ही किसी सब्जेक्ट में होता है। फॉर एग्जाम्पल आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स में आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हो या न्यूटन के बारे में पढ़ रहे हो या हिस्ट्री पढ़ रहे हो या कोई भी टॉपिक, साइंस का हो किसी का हो, उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर ये 4 एंगल होते हैं। तो जैसे मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो ये पर्टिकुलर ड्रग जो है, अब हम ड्रग की बात करेंगे तो इसमें ये अच्छा है, इसमें बुरा ये है, ये ड्रग यहाँ इस्तेमाल हो सकता है, ये अपॉर्चुनिटी में आएगा, ये ड्रग अगर ज्यादा क्वांटिटी में दिएगा तो ये हो सकता है थ्रेट में आएगा। तो ये चारों एंगल में अगर सोचेंगे तो हमको चारों एंगल में कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं। सो इट इज अ वे टू, इट्स अ टूल ऑफ थिंकिंग, और आप उसको नोट करके रखेंगे स्वॉट एनालिसिस को। उसी चीज को आप आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक हफ्ता हो गया, 1 महीने के बाद फिर से आप करेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि आपके पॉइंट्स बदल गए, ऐड हो गए, कुछ डिलीट हो गए। आप वो जब 2 चार्ट रखेंगे आपके आमने सामने, तो आप देखेंगे मेरा ये स्वॉट एनालिसिस ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया। तो ये लर्निंग प्रोसेस है। तो आप अपनी ही चीज को, प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे हो कि मेरा लर्निंग किस तरह से एनहांस हो रहा है, और उसको आर्काइव भी कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में इस तरह से मेरी सोच थी, आज ऐसी है और ये आगे भी फ्यूचर डायरेक्शन में लेके जा सकता है। सो इट्स अ टूल ऑफ थिंकिंग एंड इट इज ऑल्सो, इट कैन बी यूजफुल फॉर टेकिंग नोट्स। लेकिन ये हायर लर्निंग का है, और ये आई गेस इट शुड आंसर, थोड़ा ब्रीफली बताया, इसके ऊपर एक सेपरेट प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, इतना बड़ा टॉपिक है। यूजुअली मेमोरी के बुक्स और लर्निंग बुक इसे उनके उसमें इंक्लूड नहीं करते, बट एक बहुत अच्छा आजमाया हुआ टूल है एज ए लर्निंग प्रोसेस। जी वो बहुत इंपॉर्टेंट गोल सेटिंग्स को लेकर और ये सारी बातों से कनेक्टेड है स्वॉट एनालिसिस। बट आई अप्रिशिएट द क्वेश्चन। फिर कभी आप ही इस प्रेजेंटेशन को वापस ले हमारे सामने, हम एक डेफिनेट प्रेजेंटेशन स्वॉट पर। आई विल नोट दैट, डेफिनेटली। जी सर, थैंक यू सर। एक जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन है, ये कि एक हमारे जो युवा है, हमारे एक उमी जादव है, बहुत यंग हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट है और काफी एक्टिव भी रहते हैं एमयूए में। तो उनका एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसा है कि समटाइम वी आर मेकिंग मिस्टेक्स व्हाइल राइटिंग आंसर्स इन हरी, तो इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? एग्जाम से रिलेटेड हो सकता है ये क्वेश्चन। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस्टेक्स तो होंगी, आप छोटे हैं बड़े हैं, ये तो होगी ही। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मिस्टेक्स होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको ये मालूम है मेरी मिस्टेक यहाँ हो रही है, ये मेरा वीक एरिया है, तो आपने उसके ऊपर सोचना है कि ये दोबारा ना हो तो क्या करें। उसके लिए मुझे कुछ कंसल्ट करना है, मुझे टीचर से बात करनी है, या फिर मुझे इंटरनेट से ढूंढना है वो पर्टिकुलर मिस्टेक को। मिस्टेक्स होने से अपने आप को कॉम्प्लेक्स देने की कोई जरूरत नहीं। दुनिया की कोई व्यक्ति नहीं जिसको मिस्टेक नहीं करती, हर किसी की मिस्टेक होती है और आप उससे परे हो ही नहीं सकते, वो होगी। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस चीज के बारे में जाने कि ये मिस्टेक है तो है, नो प्रॉब्लम। सो इट डज नॉट मेक यू लेस। कोई भी मिस्टेक, कोई भी फेलियर, कोई भी सेटबैक
इतना बड़ा होता नहीं है कि जिसे हम हैंडल नहीं कर पाए। तो ये आप जाने कि क्या है और उसको क्या करेक्ट कर किया जा सकता है। अगर हमें खुद नहीं मालूम तो एक जो थर्ड पार्टी है उन्हें पूछे, दोस्तों से पूछे। ये जरूरी है कि हम लोग किसी प्रॉपर व्यक्ति के पास ही जाए उसके बारे में, ना कि हर किसी से पूछे। दैट्स इट। वो आई मिस्टेक कोई इशू नहीं है, आप कॉम्प्लेक्स मत पालिए, उसे क्या रेक्टिफाई करना है वो करिए। और ये भी जानिए कि आगे पे होने वाला है, यू विल नेवर बी 100%। आप मिस्टेक करते रहेंगे, बट ये है कि वही एक ही गलती बार बार ना करें, क्योंकि एक ही गलती अगर बार बार कर रहे हैं इसका मतलब है आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने उसके ऊपर कोई करेक्टिव मेजर नहीं लिया, एंड यू आर नॉट लर्निंग। सो ये एक सुनील गावस्कर का बहुत फेमस स्टेटमेंट था कि यू कैन मेक मिस्टेक 1000 मिस्टेक्स, बट अगली मिस्टेक 1001 होनी चाहिए, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। जी, वेरी इंटरेस्टिंग कोट आपने बोला सुनील गावस्कर का। सर मेरे ख्याल से मेरे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं सारे, सो आई विल जस्ट गो टू अजय जी। आप सेशंस को आगे लेकर जा सकते हैं जी। So let's move on to the very interesting part of the session, that is quiz. So quiz से हमें पता चलेगा कि how much learning we retain now. So I मुझे will लग रहा है share कि ये मेरा अभी लग रहा है कि मेरा एग्जाम है अभी। so attendees ने कितना ग्रास किया है वो just I will share my screen here now. All right. Sure. For the quiz 772747, and to join just visit the website joinmyquiz.com. So please congratulate the winner. First winner Siddhant, second Samruddhi, and third Samyak. So the first question was, what is the name of the book written by today's presenter? The answer was The Rules of Memory. Second question was, memory means what? So memory means power and process of reproducing and recalling what we learn. Then the next question was, proper reading involves. So proper reading involves quick diagrams and flowcharts with one idea per paragraph and mind mapping. So this was the concept as explained by our today's speaker, Dr. Avinash. Then next question was, attending lecture is beneficial because we gain knowledge, we gain more knowledge from books and more, in less time. Then the next question was, what does the acronym SMART stands for? So as it is already explained, it was specific, measurable, achievable, relevant, and timely. Then the next question was, what is the best time to recall? Obviously the learned material. The best time to recall is as early the better. Then the next question was, mention ways to organize your learning material. So reading, listening, and taking notes, these are the process for learning, organizing our learning material. Then the next question was, average student retention rate is 90% when we learn by. So when we learn by teaching others, that is the best method to retain what we learn. Then the next question was, the following part of our brain is placed for storing short-term memory. So it was the frontal cortex where all the information is stored for, and it works as a RAM also. Then the next question was, formulating mnemonics can be applied to remember anything. Yes, it can be applied to remember anything, but we should not use it for more number of times as explained by our today's speaker. Then next question is the mathematical equation of focus and refocus. So this is very well explained, and also question was there on distraction. So 7 plus 3 is equal to 10 is the equation for focus and refocus. Then the next question, emotion plays a role in memory. Yes, emotion plays a very important role in our memory. Then the next question was, applying the knowledge to the day-to-day life situation has nothing to do with learning and memory. This statement is false. It has definitely great role in learning and memory. So memory is important in which fields? As we know, it is important in all aspects of our life in all the fields. So the answer was all the above. Then the today's presenter is a MD in which stream? So he's a MD pharmacologist and a associate principal at GMC Institute Nagpur. So that's all. All right, this is quite an interesting experience, and I congratulate all the winners of the quiz, and most of them fared fairly nice, and they have, I can guess that they have understood the principles in a very nice manner. Once again, congratulations, and
A big thank you once again to all the organizers of the Ambedkar International Mission UAE, Dr. Khobragade, my friend who has invited me, Mr. Ajay for giving me this opportunity, and a big thank you to the participants who turned out in large numbers, and not only they participated, they posed wonderful questions, and I liked that question answer session very much. Some of the questions were really nice, so I appreciate those quality of questions, and thank you once again. Yeah, Dr. Linesh, please, can you switch on your webcam? Thank you very much, Dr. Avinash, and I'm very happy. I'm very happy that you just picked up my call. Means when I just asked you, can you do some such a session for our children? So immediately you said yes. So I am very happy that, and remember all those old days. Same here. Yeah. So thank you very much. Thank you, Ajay Dada. Thank you, Arhant. Arhant has picked up all the questions. He didn't miss anything. So Arhant Dada, thank you. And yeah, over to Ajay ji now. Yeah. So with this, I will again like to thank Dr. Avinash for giving his precious time, and he has devoted a lot of time because he knows that some power failure may be there or some internet problem is there. So he already shared the video also for this presentation, that at the 11th hour, if something happens, then you can run the show. So that is very appreciable from his side. Thank you very And much. as we all know, it's a very important topic for our life, and today we learn a lot. And this presentation will be available on our YouTube channel also. So we have a MGA YouTube channel. So anyone who has missed or any concept, or anyone want to rewatch it or refresh the memory, then they can visit the site and can watch the recording. We will put it up there shortly, maybe in a day or two. So once again, I thanks Dr. Avinash, especially Dr. Linesh, for arranging this seminar, and all the attendees who devoted their precious time to attend this session. Thank you very much. And with this, we conclude the session. Chalo, thank you. Stay happy, stay safe. Thank you once again. And Thank you.